गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। नया दिन है, नई सुबह है, बहुत सारी नई नई खबरें हैं, नई नई बातें हैं आपके साथ करने के लिए। तो जल्दी से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इब्तिदा में हम बात करेंगे हैंडसम और दबंग वज़ीर आज़म के दो टुक मौक़िफ़ की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अमेरिका को साफ साफ कह दिया है कि दोबारा हम जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिका को अड्डे देने से पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का निशाना बनेगा और पाकिस्तान ने अमेरिका और तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में किरदार जो अदा किया वो इंतहाई अहम है, जिसका एतराफ़ पूरी दुनिया हमें करती नजर आती है। तालिबान को महफूज ठिकाने देने का इल्ज़ाम अहमकाना है। उन्होंने इस पर सवाल उठाया कि ये जो हम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इसके आपके पास सबूत हैं? अगर है तो सामने लेकर आएँ। पाकिस्तानी मईशत मज़ीद मुहाजिरीन का बोझ नहीं उठा सकती। याद रहे कि कुछ हफ्ते कबल मोईद यूसुफ साहब ने भी यही बयान दिया था। मुल्क की मईशत की बहाली चाहते हैं। खान साहब ने अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में मज़ीद क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। There's a conflict going on in Afghanistan, bases in Pakistan. We then become targets. We will then become part of a conflict which we were in the last 15 years, and we do not want. We want to be partners in peace, but not in conflict. Pakistan's position is very straightforward. We want to help, and we have helped, getting the Taliban to talk to the US, got them on the dialogue table. The civil war will flow into Pakistan. What we fear is that a protracted civil war would mean more refugees. And you know, our economic situation is not such that we can have another influx. 10,000 Taliban, or they call the Afghan government said jihadi fighters, have crossed over. This is absolute nonsense. Why don't they give us evidence of this? तो खान साहब जो हैं बड़े साफ और शफाफ अंदाज में एक नहीं बल्कि दो दफ़ा बता चुके हैं कि जनाब क्या करना है और क्या नहीं करना, पाकिस्तान किस पोजीशन में है, किस पोजीशन में नहीं है। अब आप कह रहे होंगे कि महक जो है वो जनाब इस पूरे सोफे पे अकेली बैठी है, को एंकर आज फिर कहाँ है? वो फिर से हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किए हुए हैं क्योंकि मौसम शायद बहुत ज़्यादा ही अच्छा है वहाँ का, इसलिए शुएब का दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी कि वो कराची का रुख करें। अस्सलाम वालेकुम शुएब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग महक। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, यहाँ का मौसम इजाज़त ही नहीं देता कि यहाँ से कहीं बाहर जाया जाए। फिर अपने भी तो पास है ना, इतना प्यारा मौसम। एग्जैक्टली लेकिन महक मैं ये देख रहा हूँ कि यूँ तो पूरा साल जब भी बारिश होती है मौसम बड़ा खूबसूरत हो जाता है, बट लगता है कि जुलाई का एंड और अगस्त का जो स्टार्ट है वो इस्लामाबाद का हर साल कुछ ऐसा होता है कि निखरा निखरा, धुला धुला, उजला उजला, प्यारा प्यारा इस्लामाबाद और मारगला की जो पहाड़ियाँ उसका नज़ारा बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा। लेकिन मौसम यहाँ पर भी कुछ खतरनाक हो रहा है। उसकी बात करने से पहले, चूंकि आपने इससे पहले बात की इमरान खान साहब की, तो मैं उनके एक और बयान की बात यहाँ करना चाह रहा था कि इमरान खान साहब को याद है एक बयान जो ख़वातीन के लिबास से मुताल्लिक था, जिस पर सवाल किया गया था एंकर की तरफ से और जो जवाब दिया उस पर बड़ी तनकीद हुई थी। और मैंने उस वक्त मुझे याद है ये बात कही थी कि वो जो सवाल गया था उसका जवाब जिस तरीके से खान साहब ने दिया फिर सयाको सबाक से हटकर उस पर बात की गई। बहुत लोगों ने उस पर तनकीद की, ना पूरी बात सुनी ना सवाल सुना। और अब उन्होंने क्लियर किया है कि वो जो बयान था सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। इमरान खान साहब ने कहा है कि जो खवातीन हैं उनकी इज्जत ज़ाहिर होती है और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि जो ज्यादती करता है असल मुल्जिम वो है, जो ज्यादती कर रहे हैं वो कसूरवार है। और एट द सेम टाइम जो पर्दे की बात होती है, जो हया की बात होती है, जो लिबास की बात होती है, जो आंखों के पर्दों की बात होती है, वो मर्द और खातून दोनों के लिए लाजिम है। और ऐसे में उनके उस बयान को सियाको सबाक से हटकर उस वक्त पेश किया गया, इसलिए उन्होंने क्लैरिटी दी है इसकी। और बिल्कुल शेफ, देखिए हम वही बात करते हैं ना कि आप औरत को अगर 10 पर्दों में भी रख लेंगे फिर भी आपने अपनी आंखों का तो हिसाब देना ही है ना। तो खान साहब का जो वो बयान था, तभी तो कहते हैं महक लोअर योर गेज, इसीलिए कहा जाता है कि अगर मैं कहीं जाऊं, फॉर एग्जाम्पल किसी भी मर्द की बात करूं, जो पहली नजर पड़ती है किसी खातून पे जायज, लेकिन उसके बाद अगर आप देख रहे हैं नामहरम को तो जाहिर है वो हुक्म आपके लिए भी है कि जाहिर है। और खान साहब का फिर यही बयान था जिसको आई थिंक सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने जो है थोड़ा हटा के पेश किया था। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और ज़रा इंतखाबी मैदान की बात कर लेते हैं। अब आप सोचोगे कि इंतखाबी दंगल आज कहाँ सजा। सियालकोट की मैं बात करूँ जिसका हल्का PPR थे, जहाँ पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जो है वो शाम 5
5 बजे तक जारी रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। नशिस्त जो है लीगी MPA की वफात पर खाली हुई थी। हल्के में अगर मैं कुल वोटर्स की तादाद की बात करूं तो 2,33,422 हैं। हल्के में 165 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम अच्छे हैं। ये जिन पोलिंग स्टेशन की मैं बात कर रही हूँ इनमें से 30 इंतहाई हसास और 68 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो हसास करार दिए गए हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी का प्लान है वो काफ़ी अच्छा खासा है, क्योंकि हमें याद है जब 2018 में यहाँ पर इलेक्शन हुए थे, इस नशिस्त पे इलेक्शन हुए थे, तो काफ़ी हंगामा आराई और काफ़ी जो है वो हुल्लड़बाजी देखने में आई थी और काफ़ी इल्ज़ामात भी लगे थे और कहीं पे बल्ला भी चला था। सो लेट्स सी कि आज यहाँ के जो इंतज़ाम है वो कैसे हैं। और जब पोलिंग का अमल जो है आई थिंक अब शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा और उसके बाद गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं, अब ज़रा कारोबारी सेक्टर से आपको आज खबर देते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद जो है 7% पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि कोरोना की वबा अभी टली नहीं है। हम सबको पता है हम चौथी जो लहर है उसका सामना कर रहे हैं, बड़ी ख़तरनाक साबित हो रही है हमारी कोताहियों की वजह से। मुआशी इस्तेहकाम इंतहाई ज़रूरी है। अभी के वक्त में ज़र मुबादला के ज़खायर में 25% इजाफा हुआ जो आइंदा साल मज़ीद बढ़ेगा। महंगाई जो है जिसका हर कोई सवाल करता है कि कब कम होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता होली होली कम हो जाएगी। IMF का भी पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियों में बेहतरी का एतराफ़ सामने आया है। सो मुझे ये लगता है कि जब आपकी पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कि जिसमें आप आवाम का ख्याल पहले रखते हैं तो शुरू का वक्त थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल जो वक्त है ना थोड़ा लंबा हो गया है। खान साहब से, पीटीआई गवर्नमेंट से हर कोई सवाल करता नजर आता है जी कि आप तो बजट भी अब पेश कर चुके हैं लेकिन अभी भी महंगाई कम नहीं हुई है। तो हमेशा हम एक बात करते हैं कि बजट का पेश हो जाना फिर उसका नाफिजुल अमल होना, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो जब जब सियासी माहौल की हम बात करते हैं तब तब हम पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसीज़ की भी बात करते हैं कि फ़लाने के दौर में जनाब ऐसी पॉलिसी थी, अब के दौर में ऐसी पॉलिसी है, पहले मौसम ऐसा था, सियासत का मौसम ऐसा है। मौसम से मुझे याद आ रहा है शुएब, जैसा कि आपने खुद मुझे कहा कि इस्लामाबाद का मौसम बड़ा अच्छा है, आप मुझे बिल्कुल ना जलाएं, कराची का मौसम भी बड़ा अच्छा है। बारिश हो रही है? बारिश नहीं हो रही है लेकिन हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है और यही हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। कराची वालों के लिए ठंडी हवा ही बहुत बड़ी नेमत है। इसमें कोई शक नहीं मैं, क्योंकि जाहिर है कराची मुतहम्मिल नहीं है तेज बारिश। बूंदाबांदी हो रही है यहाँ पे, अभी मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे काम ने बता दिया कि बाहर बूंदाबांदी हो रही है। ओके ग्रेट, चलें मुबारक हो आपको कि वहाँ पर भी बारिश हो रही है। वो बूंदाबांदी ही हो तो अच्छा है, हल्की फुल्की बारिश ही हो तो अच्छा है, वक्फे से हो तो ही अच्छा है। अगर मूसलाधार बारिश हुई, लगातार बारिश हुई तो फिर कराची का जो हाल होता है वो हमने देखा है। हम लास्ट ईयर 28 अगस्त को इसलिए भूल नहीं पाते। लेकिन चूंकि बात मौसम की हो रही तो ना सिर्फ इस्लामाबाद यानी ना सिर्फ इस्लामाबाद, विफाक, पंजाब और फिर KP, यहाँ पर हम देख रहे हैं मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ शहर, यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है। स्पेल है मानसून का और कहा यह जा रहा है कि स्पेल जारी रहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम बात करें इस मूसलाधार बारिश की और उसमें अगर हम रावलपिंडी की सिचुएशन आपके सामने रखें तो नाला लई बिभरने का खदशा है। इसके कई मकामात पर जो पानी का लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कटारिया का जो मकाम है वहाँ पर जो लेवल है वो 21 फीट हो चुका है और जो गवाल मंडी है वहाँ पर लेवल 16 फीट हो चुका है। और अलार्मिंग बात यह है कि अलार्म बज गया है, सायरन बजा दिया गया है। कुछ जो शहरी जो कि बिल्कुल उसकी बाउंड्रीज पर रहते हैं उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। फौज तलब कर ली गई और फौज पहुंच गई है, बिकॉज 16 फीट तक लेवल पहुंचने का मतलब क्या है कि 25 फीट के बाद अगर लेवल बढ़ता है तो फिर अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। इसलिए सायरन का बच जाना, महफूज मकामात पर लोगों का मुंतकिल होना, ये शो कर रहा है कि हालात थोड़े ख़राब हो सकते हैं। और इससे मुझे शेख रशीद साहब भी याद आ जाते हैं, क्योंकि शेख साहब ने कई दफ़ा इससे मुतालिक बात की है कि नाला लई के इस मसले को हल करना चाहिए। वो कवर्ड नाले की बात भी करते हैं, वो इसको मैनेज करने की बात भी करते आए हैं, लेकिन इस पर उस तरीके से काम हुआ नहीं जिस तरीके से काम होना चाहिए। क्योंकि रावलपिंडी एक बड़ा शहर है, बहुत पॉपुलेटेड शहर है और ऐसे में बहुत सी आबादियाँ हैं नाला लई के दोनों अतराफ पे, तो बड़ा ख़तरा है। अल्लाह करे कि बारिश थोड़ी थमे और जो लेवल है ये थोड़ा डाउन हो, बिकॉज खतरा जो है वो मौजूद रहेगा अदरवाइज वहाँ के रहने वालों के लिए। हाँ, और जिस तरह से इक़दामात की जब भी हम बात करते हैं शुएब, तो हर साल पाकिस्तान में हम देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। लेकिन हमारे जो इदारे हैं हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारे फौजी जवान भाई जो हैं हमा वक्त तैयार रहते हैं। अगर मैं अचक और नारोवाल की बात करूँ तो वहाँ पर भी बारिश हुई है, जबकि सवाबी में
नदी नालों में तुग़यानी आई है। पूरे मुल्क के मुख्तलिफ ऐसे शहर जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और तबाही का ज़्यादा खदशा है, वो डिटेल्स हम आपके सामने रख रहे हैं। तो जब इस्लामाबाद की बात होगी तो मैं दोबारा कराची की बात कर लेती हूँ। यहाँ पर भी पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि अभी तक मौसम जो है अब्र आलूद है। दिन भर मुख्तलिफ औकात में कहीं कहीं पे हल्की हल्की और कहीं कहीं पे तेज़ बूंदाबांदी जो है वो जारी रहती है। वैसे तेज़ तो बूंदाबांदी नहीं, और तेज़ महक, बारिश होती है। ये खूबसूरत मौसम देखने के लिए क्या शहरियों को सी व्यू जाने की इजाजत है? नहीं, सी व्यू बंद है और कराची लेकिन में जा जो फिर है, भी रहे हैं। हाँ जा फिर भी रहे हैं। देखें ये कौन जा रहा है, शुएब बताएं जरा मुझे। मैंने सुना है कल कोई गया था बीच पे। हाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल इजाज़त नहीं है भाई। जो जा रहा है और जनाब उसके साथ हो ये रहा है कि उसकी पकड़ हो रही है। पाबंदियाँ जो हैं वो काफ़ी सख्त की गई हैं। आगे प्रोग्राम में चल के मैं इसके बारे में बात भी करूँगी। और जनाब पेश गोइयाँ ये की जा रही हैं कि शायद अब्र रहमत कराची में बरस जाए आज या कल या आने वाले दिनों में। आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे सानहे की बात करते हैं। जब हम उस दिन को याद करते हैं ना, तो आप यकीन करें कि दिल बर्दाश्ता सा हर कोई शख्स नज़र आता है। सानहे एयर ब्लू को 11 साल बीत गए हैं, 11 बरस बीत गए, लेकिन उस सानहे में जो लोग अपने प्यारों से बिछड़ गए, आज भी उनके घर वाले आज की तारीख को अपने लिए कर्बनाक करार देते होंगे, क्योंकि आज का दिन जब वाता होगा तो वो सोचते होंगे कि किस तरह से उनके प्यारे इस हादसे का शिकार हुए थे। इस्लामाबाद के करीब तैयारा हादसे में अमले और मुसाफिरों समेत 152 अफराद जाँ बहक हुए थे। और जब तहकीकात की गई, जब रिपोर्ट बनाई गई, तो पता चला कि जो हादसा है इसकी वजह इंसानी गलती से ये हादसा हुआ था। लेकिन मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि जब कोई भी इस तरह से वाक़या होता है कि कहीं पे भी कोई प्लेन क्रैश होता है या कुछ भी, तो या तो उसमें फ़नी ख़राबी या फिर इंसानी गफलत करार दी जाती है। इंसानी गफलत ज़्यादा करार दी जाती है, शायद इसलिए कि जिससे अब तहकीक करनी है वो तो चला गया, तो तहकीक क्या होगी। अल्लाह करे कि हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई सानहा ना देखें जिसमें हमें ये कहना पड़े कि अमले समेत या मुसाफिरों समेत इतने लोग जो हैं मौत के मुँह में चले गए। क्योंकि जब हम सफ़र पर निकलते हैं ना, तो हमारे जो घर में हमारे प्यारे होते हैं उन्हें यही उम्मीद होती है कि बखैर आफ़ियत हम अपनी मंजिल पर पहुँचे, और अल्लाह करे हर सफ़र इसी तरह से कामयाब हो। जब हम सफ़र की बात कर रहे हैं तो एक ऐसा सफ़र जब हम करने के लिए घर से निकलते हैं तो हम देखते हैं कि मर्द हजरात के लिए नशिस्त है, ख़वातीन के लिए नशिस्त है, लेकिन किन के लिए नशिस्तें नहीं होती है? ख्वाजा सराओं के लिए नशिस्तें नहीं होती है, ट्रांसजेंडर के लिए नशिस्त नहीं होती है। पेशावर का ज़रा मैं रुख करती हूँ, जहाँ पर ख्वाजा सराओं को सफ़र के दौरान कुछ मुश्किलात जो हैं वो पे थी, लेकिन अब उसके मसाइल के हल के लिए अहसन कदम उठाया गया है। BRT में ख्वाजा सराओं के लिए नशिस्तें मुख्तस कर दी गई हैं। बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने माशरे के हर एक फ़र्द को मद्देनज़र रखते हुए उसके लिए सहूलियात का इंतज़ाम करते हैं। तर्जुमान ट्रांस पेशावर के मुताबिक ख्वाजा सरा हमारे माशरे का अहम हिस्सा है और ये वो हकीकत है जिसे हम झुटला नहीं सकते। शहरी ख्वाजा सराओं की जो उनकी नशिस्तें हैं उस पर नहीं बैठेंगे, और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इस चीज़ को जो है मेक श्योर किया गया है कि जो शहरी हैं वो नशिस्त इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि होता ये है, मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि जो ख़वातीन की भी नशिस्तें होती है ना, उस पर भी मर्द हज़रात बैठे होते हैं, तो ख़वातीन बेचारी फिर खड़ी होकर जा रही होती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान ट्रांस BRT उमैर खान साहब ने। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, बेहतरीन ये कदम है और आई थिंक कि ये हर सूबे में, हर शहर में होना चाहिए। वैसे ख्वाजा सराओं को लोकल ट्रांसपोर्ट में सफ़र के दौरान मैं ये पूछना चाहूँगी अपनी आवाम की आसानी के लिए कि किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं ना, थोड़ी सी इंसानियत उनके अंदर जाग जाए कि ठीक है, अगर ट्रांसजेंडर को इन मसलों का सामना है तो अब हमने आगे कदम बढ़ाना है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी है। मैं बताऊं आपको जी कि प्रीवियस सिस्टम था BRT से पहले, जो कि लोकल ट्रांसपोर्ट यहाँ चलती थी, जो वैगनें थी, बसें थी, उसमें ख्वाजा सरा क्या ख़वातीन का बैठना महाल था, बिल्कुल, और ख़वातीन और बच्चों के लिए सफ़र करना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ था। तो जहाँ BRT ने शहर के बहुत सारे लोगों को, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को सहूलत बख्शी, वहीं पर ख्वाजा सराओं के लिए भी हमने BRT की जानिब से मखसूस नशिस्तें मुख्तस की गई, ताकि उन लोगों को भी, क्योंकि हमारे माशरे का एक अहम हिस्सा हैं, तो उनको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, और इसी वजह से उनके लिए मुख्तस की गई हैं BRT में नशिस्तें, ताकि वो आराम से बगैर हरासमेंट के आराम से अपना सफ़र जो है वो जारी रख सकें। इससे पिछला जो सिस्टम था, जैसे कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जो वैगनें थी, जो बसें थी, उस पर तो ख्वाजा सराओं को सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो उस पर सफ़र भी कर सके। सही।
अच्छा सर, स्टैट्स क्या हैं? कितने ख्वाजा सरा सफ़र करते हैं बीआरटी में और कितनी सीट्स मुख्तस की गई? मैं इसलिए सवाल करूँ ताकि हम समझ पाएँ कि इन सीट्स के मुख्तस होने से कितनी कमी आएगी उनकी सफरी मुश्किलात में। उनकी जो सफरी मुश्किलात उसमें कमी क्या बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। बीआरटी जो सिस्टम है स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली बीआरटी है जहाँ पे ख्वाजा सिराओं को, ट्रांसजेंडर्स को मखसूस नशिस्तें उनकी दी गई, जहाँ बुजुर्गों को, ख़वातीन के लिए मुख्तस की गई, माजूर अफराद के लिए बीआरटी में नशिस्तें मुख्तस की गई, वहीं ख्वाजा सिराओं के लिए भी मुख्तस की गई। तो ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप है, इकदाम है, जिसकी वजह से जो इनके लिए इनको जो मुश्किलात दरपेश थी उनका बिल्कुल फिलफौर खात्मा भी हो गया है और ये बड़े आराम से पुरसकून और बेहतरीन माहौल में अपना सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि 700 से ज़्यादा हमारे बीआरटी सिस्टम में कैमरास नस्ब हैं। तो कोई इस किस्म का अगर वाक़या भी अल्लाह ना करेगा रूनमा होता तो उसकी भी बर वक्त तहकीकात की जा सकती हैं। और ये कि हरासमेंट फ्री जो माहौल है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ख़वातीन के लिए भी और बिलखुसूस ख्वाजा सिराओं के लिए भी। ठीक है। अच्छा उमर साहब, जब हम सीटों की बात करते हैं तो सिर्फ 2 सीटें मुख्तस कर देना आपकी नज़र में काफ़ी हैं या फिर ये लगता है ऐसा कि सीटों की तादाद बढ़ाई जाए? होता है हमेशा इनिशिएटिव लिया जाता है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और ट्रांस पेशावर की जाने से जो इनिशिएटिव लिया गया ये एक कमेंडेबल मैं समझता हूँ कि स्टेप है टूवर्ड्स फैसिलिटेटिंग ट्रांसजेंडर्स। जहाँ तक बात कीजिए सीटों की जो तादाद है उसको बढ़ाया भी जा सकता है, इनिशियल स्टेप है। और देखें कि क्योंकि जो ख्वाजा सर हैं वो कोई मेजॉरिटी में तो नहीं है लेकिन माइनॉरिटी में है, जब चूँकि माइनॉरिटी अगर हम क्वान्टिफाई करें तो माइनॉरिटी में के ब्रैकेट में आते हैं, तादाद कम है, तो उस हवाले से भी उसमें से भी जितने लोगों ने इसमें बीआरटी में सफ़र करना है तो मेरे ख्याल से कि वो बैठ भी सकते हैं और खड़े होकर भी जा सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है और बिल्कुल जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में चूंकि हमने इसको इनिशिएट किया है तो आई बिलीव कि एक बड़ा एक प्रेसिडेंट होगा फॉर द रेस्ट ऑफ द बीआरटीज इन पाकिस्तान। सही, वैसे भी चूंकि सर लिखा हुआ है प्रायोरिटी सीट्स फॉर ट्रांसजेंडर्स, तो इसका मतलब अगर ट्रांसजेंडर को सफ़र नहीं करा तो कोई भी उस सीट पर बैठ सकते हैं। बट अगर ट्रांसजेंडर हो और स्पेशली एक ऐसा ट्रांसजेंडर जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको बैठना है तो उसके लिए सीट आप लोगों ने मुख्तस की। सर मुझे बताएंगे, तो हम बात ट्रांसजेंडर्स को फैसिलिटेट करने से मुतालिक करें, बट चूंकि आप साथ मौजूद हैं तो बीआरटी मनसूबे से मुतालिक ज़ाहिर है कई सालों से हमने बहुत सी खबरें रिपोर्ट की हैं इसके मुकम्मल होने से मुतालिक, इसमें इशूज़ से मुतालिक, डिलेज से मुतालिक, कुछ काम बाकी था, कुछ डिपोज़ पर काम होना बाकी था। क्या एट दिस पॉइंट आज के दिन हम ये बात कर सकते हैं बीआरटी पेशावर 100% मुकम्मल है? जो ऑब्जेक्टिव था कि हम जो बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो पेशावर के शहरियों को मुहैया कर सकें, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए हैं। अब तक 3,30,00,000 से ज़्यादा लोगों ने इस पर सफ़र कर लिया है और इसमें दिन ब दिन इजाफा भी है। इसके दरमियान में आपको पता है कि कोरोना वबा के बायस तालीमी इदारों की बंदिश थी, कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर हुई, दफातर में 50 से ज़्यादा लोग नहीं आ सके। तो इससे मुंसलिक जो 2-3 प्लाजाज हैं वो ज़ेर तामीर है पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से, उस पर भी काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा, उस पर काम जारी है और जैसे ही वो मुकम्मल हो जाएंगे तो वो भी फाल हो जाएंगे, वो भी सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। और उमर साहब हमारी दुआ भी है कि इंशाल्लाह ऐसे हो जाएं, क्योंकि हमेशा से ऐसे होता है कि देखने में आता है कि बात हो जाती है लेकिन काम मुकम्मल नहीं होता। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या कोई डेडलाइन आप दे सकते हैं, क्योंकि अक्सर जैसे कि मैंने कहा ना कि देखने में आता है ये कि बीआरटी का ट्रैक जगह जगह से ख़राब हो जाता है, फिर उसको सही करने की बात होती है लेकिन वो सही भी नहीं होता और वो उसी हालत में रहता है, फिर उसी पर ही हम देखते हैं कि सफ़र रवां दवां होता है। जहां यौमिया एक बस 400 से 500 किलोमीटर चलती है और 158 बसेस बीआरटी के ट्रैक पे चल रही हैं, 16 घंटे का ऑपरेशन है, सुबह 6 से रात 10 बजे तक ऑपरेशन बिला तातुल चलता है। तो वहां पे मामूली अगर ऑपरेशंस में कोई रिपेयर मेंटेनेंस ट्रैक की होती है तो वो कोई गैर मामूली बात नहीं है और उस पर बिल्कुल आफ्टर ऑपरेशंस क्लोजर, ऑपरेशंस बंद होने के बाद रात को रिपेयर एंड मेंटेनेंस का रेगुलर हमारा एक ज़ाब्ता अखलाक है जो कि चलता है, जो कि एक बहुत मामूल का ऑपरेशन होता है, मामूल की चीज़ होती है। रिपेयर मेंटेनेंस हमेशा ऐसा कि मैक्रो प्रोजेक्ट्स का एक पार्ट होता है, तो वो कोई ऐसा कोई गैर मामूली बात नहीं है। तो बिल्कुल वो जो चीज़ें अगर ख़राब होती हैं उनको सही भी किया जाता है। बात यह है कि कितनी जल्दी किया जाता है, कितनी जल्दी उस पर एक्शन लिया जाता है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हमारे पास जो टाइम होता है उसमें बसेस की इंस्पेक्शन भी की जाती है और स्टेशन मैनेजमेंट भी की जाती है, कॉरिडोर में कोई इशू है उसको भी रेक्टिफाई किया जाता है, सिक्योरिटी सर्वेलेंस भी की जाती है ड्यूरिंग द ऑपरेशंस एंड आफ्टर द ऑपरेशंस।
ठीक है उमर, शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ी अच्छी बात है कि आवाम की सहूलियात के लिए इतना काम हो, क्योंकि आखिर आवाम की टैक्सेस से ही जो है वो आवाम को सहूलियत देना किसी भी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर आवाम नहीं सुनती तो क्या करना पड़ता है? फिर ज़बरदस्ती आवाम को घरों में रखना पड़ता है, सख्तियाँ जो है मज़ीद सख्त करनी पड़ती है। कराची का ज़रा रुख करते हैं। अब गैर ज़रूरी घर से बाहर निकले तो क्या होगा? पुलिस आपको अपने साथ ले जाएगी, अपने घर नहीं बल्कि थाने। सिंध हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पुलिस को हिदायत जारी की हैं कि शाम 6 बजे के बाद घरों से गैर ज़रूरी निकलने पर पाबंदी को यकीनी बनाया जाए। लेकिन अहलियाने कराची इस फैसले को कैसे देखते हैं? खुर्शीद आलम की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पहले वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पुलिस को हिदायत की है कि लॉकडाउन में सख्ती की जाए और शाम 6 बजे के बाद लोग घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर न निकलें। कराची के लोग इस हुक्मनामे को कैसा लेते हैं, क्या राय रखते हैं, जानते हैं उन्हीं की ज़बान में। वज़ीर आला साहब ने सख्ती के ऑर्डर कर दिए IG को, तो शाम 6 बजे के बाद आप अपने घर से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे। 6 बजे तो हम घर पहुंचते हैं काम से, तो उसके बाद ही जाके लेके आएंगे ना हम चीज़ें। अब दूध वाला है, अब हम कहाँ से लेके आए दूध जाके डबल रोटी, अंडे, मक्खन, जो भी चीज़ है, या कल के लिए कोई चीज़ लेनी है तो हम घर आके तो फिर जाते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो निकलूंगा। सर CM साहब ने सख्ती के ऑर्डर कर दिए, पता है आपको? नहीं पता तो है, सख्ती किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये उनके लिए किया है जो इनको फॉलो नहीं करते हैं। मेरा ख्याल है किसी बाशऊर आदमी से आप ये सवाल करेंगे तो उसे जवाब यही आएगा कि नहीं निकलना चाहिए। और जिसे अपने बच्चों से, अपनी बीवी से प्यार होगा, अपने घर वालों से प्यार होगा, तो उसे बाकायदा नहीं निकलना चाहिए। यानी कि आप एहतियात के कायल हैं? हाँ बिल्कुल, होना चाहिए इंसान को। बहैसियत एक इंसान, हमारे कई प्यारे जा चुके हैं, इसकी नज़र हो गए। सख्त ऑर्डर सिंध गवर्नमेंट ने दिए हैं तो हम तो एहतियात करने की कोशिश करेंगे, मगर अगर कोई मजबूरी हुई तो निकलना तो पड़ता है, आपको पता है। मगर गवर्नमेंट को चाहिए इसमें कुछ ऐसा रखे कि टाइम के हवाले से कि लोगों को भी सेफ भी हो जाएं और लोग और काम भी चलते रहें लोगों के। तो ये तो गलत है ना, 6 बजे बंद करना। वैसे तो दुनिया में तो कहीं कोरोना की SOPs पे अमल नहीं, बल्कि बरतानिया ने तो यौम जश्न मना लिया इस बात पे कि उसने तमाम पाबंदियाँ ख़त्म कर दी। शाम 6 बजे के बाद ही तो सारा सौदा सलफ लेके आता आदमी। ज़रूरत ईजाद की माँ है और कराची के शहरी कहते हैं कि ज़रूरत हुई तो घर से बाहर ज़रूर कदम निकालेंगे, चाहे कितनी सख्ती क्यों न की जाए। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची की सूरत हाल जो होती है वो तो हम रोज़ाना आपको दिखाते हैं। कराची के शहरी क्या राय रखते हैं ये भी आपको दिखाई। इसमें एक शख्स ने कहा कि किसी बाशऊर शख्स से अगर आप ये सवाल करेंगे तो कहेगा नहीं। ये बात सुन के मुझे अच्छा लगा कि अब लोग कितना समझ रहे हैं, लोग इस बात को जान रहे हैं कि अगर अपनी जान प्यारी है और चाहते हैं कि हमारे प्यारे दुख की कैफियत में ना जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कोरोना एक ऐसा वायरस है जो कि जानलेवा है, इससे जान चली जाती है। बहुत से प्यारे गए हैं, हज़ारों लोग, हज़ारों पाकिस्तानी अपनी जान गवा बैठे हैं एट दिस पॉइंट, जबकि कराची में हम देखते हैं कि 100% डेल्टा वेरिएंट है और ऐसे में हुकूमत सख्त फैसले ले रही है, तो ज़ाहिर है हुकूमत के पास भी और क्या ऑप्शन हो सकती है। ये एक सवाल ज़रूर है, लेकिन हुकूमत जब ऐसा स्टेप ले रही है और उसमें कुछ शहरी कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसमें समाजी रहनुमा क्या राय रखते हैं। ज़फ़र अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। ज़फ़र भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। ज़फ़र भाई, वैसे तो ज़ाहिर है हुकूमत का ऐलान अपनी जगह, अभी कहीं पर भी हमने कराची में ऐसा ये सिचुएशन नहीं देखी कि वो डंडा उठाए, पुलिस वाला आए और आपको लेकर थाने चला जाए, बट ज़ाहिर है हुकूमत ने ये सख्त स्टेप तो लेने हैं। अब जब हुकूमत ये कहती है कि हमें वो स्टेप ना लेना पड़े कि तमाम सेक्टर्स बंद करने पड़े, कारोबार बंद करना पड़े, तो इसलिए हुकूमत कह रही है कि 6 बजे के बाद गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकले। सख्ती इसलिए की जा रही ताकि लोग समझ पाएँ। आपकी क्या राय है इससे मुताल्लिक? देखें, मैं तो ये जानता हूँ जो LFD इदारा था तजम्मुल साहब का या है, वो बार बार NCOC को आगाह कर रहा था कि क्या होने जाने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। आज के जब तमाम अस्पतालों ने अपने हाथ उठा लिए हैं, कराची के जितने भी अस्पताल हैं, इस वक्त लड़ाई ये चल रही है, एक बड़ा अस्पताल सरकारी दूसरे अस्पताल को कह रहा है, दूसरा तीसरे को बोल रहा है कि तुम्हारे पास इतने कम बेड क्यों हैं, तुम्हारे पास इतने कम बेड क्यों हैं। हम लोग पूरी रात के जागे हुए हैं, पूरे शहर से फ़ोन आ रहा है कि हम अपने पेशेंट को लेके फलां अस्पताल पहुंचे हैं, वहाँ बेड नहीं है, दूसरी जगह पहुंचे हैं, वो कह रहे हैं अगर बेड दे देंगे तो वेंट के ऊपर अगर नौबत आ गई तो आप खुद लेकर मूव करेंगे। ये सूरत हाल चल रही है इस वक्त।
अच्छा, अब जफर मुझे नहीं मालूम, जफर भाई मुझे याद है दो दिन पहले पोजीशन है कि जफर भाई 2 दिन पहले जब हम बात कर रहे थे, कासिम सुमरो साहब साथ मौजूद थे और उन्होंने ये बात की थी कि अगर इसी तरह पॉजिटिविटी रेशो ऊपर जाएगा तो 2 दिन बाद अस्पतालों में गुंजाइश खत्म हो जाएगी। और आपकी बात इसको एंडोर्स करे कि वाकई सिचुएशन ऐसी है और इतनी खराब हो गई है। नहीं है गुंजाइश, मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं कह रहा हूँ। आखिरी कॉल मुझे अब्बासी शहीद अस्पताल से एक मेहताब साहब की आई है, जिनको मैं नहीं जानता हूँ। उनकी कॉल आई है, उनकी वालदा का अरेंजमेंट कराया जैसे तैसे इस तरह से। अभी कल मेरे साथ एक प्रोग्राम में डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा थी, पहला वाला वार्ड भी भर गया जिना का, दूसरा वाला भी भर गया, तीसरे की तरफ जा रहा है। अच्छा, मैं आपको उससे बड़ी बात बता दूं कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे अपने घर में कोविड पेशेंट आ चुका है, मेरे छोटे भाई को कोविड हो चुका है। बात यह है कि किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है क्या पोजीशन है, क्या सूरत हाल है, बहुत स्पीड में बढ़ रहा है। मसला ये, जिसको नहीं यकीन वो अपने मोहल्ले में एक बस मंगवाए, सबको ले और सारे अस्पतालों के बाहर का एक दौरा कर ले। बहस ये होनी ही नहीं चाहिए कि ये वायरस इंसान ने बनाया है, कि ये वायरस खुद ब खुद आ गया है, ये वायरस इसराइल ने भेजा है, ये वायरस अमेरिका ने भेजा है। इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर या हमारे शहर कराची में ये वायरस अपना असर दिखा रहा है। मैं तो इतना जानता हूं कि आज से 6 दिन पहले मैंने अपने एक दोस्त को, अली नाम था उनका, उनको डेल्टा में दफनाकर आया हूं। ठीक है, वो एक्सपो सेंटर में रहे, इवेंट पे रहे, बहुत कोशिश की गई लेकिन नहीं संभाल सके जवान आदमी। जगह नहीं है एक्सपो में, मैं बार बार बता रहा हूं, जिसको एतराज हो जाके मिल ले। एक्सपो सेंटर में फील्ड अस्पताल है सबसे बड़ा, 100 से जायद मरीज इस वक्त मशीनों पर हैं। ब्रिगेडियर शहजाद का ये कहना है, सब कान खोल के सुन लें, उनका ये कहना है पिछले 2 सालों में इतनी बड़ी तादाद में मरीज नहीं थे मशीनों के ऊपर। बिल्कुल। और जफर भाई, जितने मरीज हैं वो शदीद तरीन तरीके से ऑक्सीजन ले रहे हैं। मैं कल गया था मलीर में। जफर भाई, जिस तरह से आप सूरत हाल भी बता रहे हैं ना, क्योंकि जब भी हम सिंध गवर्नमेंट के किसी भी तर्जुमान से बात करते हैं वो भी बिल्कुल ऐसी सिचुएशन बताते हैं, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पर अवाम की भी गलती है कि जो ये शिकवा सिचुएशन में करती है, नजर आती है कि 6 बजे क्यों कारोबार बंद कर दिया, आप 8 बजे कर दें, या 6 बजे के बाद अगर पाबंदी होगी तो हम घरों से बाहर कैसे निकलेंगे? आपकी नज़र में हुकूमत की तरफ से तो अपनी जिम्मेदारी, हुकूमत सिंध की मैं बात करी, वो निभा रही है, लेकिन शहरी जो हैं वो शायद इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे। मैं आपको समझाता हूँ शहरी का क्या प्रॉब्लम है। शहरी का प्रॉब्लम ये, आपने पहले बोला आज से 1.5 साल पहले 6 महीने के लिए घर में बैठ जाओ, शहरी बैठ गया घर में, आपने उसको कोई ग्रांट दी, आपने उसको महीने का किराया दिया उसके घर का, आपने उसको राशन के पैसे दिए? वो मोची था, वो दर्जी था, वो आईटी इंजीनियर था, वो प्राइवेट नौकरी करता था। कराची में पैदा होने वाले शख्स को सरकारी नौकरी नहीं दी जाती, ये किसको नहीं मालूम? जब वो 6 महीने घर बैठा रहा, 2.5 लाख का मकरूज हो गया, रिश्तेदारों से पैसे लेकर किराए देता रहा, घर के अपनी दवाइयाँ, खाना पीना सारे काम करता रहा। अब वो 2.5 साल का मकरूज था, अब वो बाहर निकला तो मालूम हुआ कारोबार जितने थे उन सब ने अपना स्टाफ आधा कर दिया। आज दोबारा जब सारा कारोबार बंद होने जा रहा है, क्यों ताजिर उछल रहे हैं? वो कह रहे कोई रास्ता बताओ। अच्छा, मैं भी इस चीज के हक में नहीं हूं कि भाई कोरोना सुबह 7 से 9 तक या शाम 6 तक क्या छुट्टी पे चला जाता है। कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए जो समझ में आने वाली हो, जिससे रश को और तोड़ा जाए, ना कि रश को और मजीद के भाई ये सिर्फ 2 ही घंटे हैं आपके पास या सिर्फ 4 ही घंटे हैं। तो बात यह कि जो माशी जिनको अंधेरा नजर आ रहा है, ठीक है, वो कह रहे हैं हम बांधेंगे। मैं खुद कह रहा हूं एक बड़ी मुसीबत आई हुई है, लेकिन उससे बड़ी मुसीबत अभी हैदराबाद में पीएमटी फटा, हर गली में आग थी। मुसीबत है ना, वो कोरोना से तो नहीं मरे, वो आग से मरे। ऐसे ही ये जो मुसीबत है भूख, ये जिसके लिए आप उनको बता ही नहीं रहे हो दूसरा रास्ता कि भाई हम आपको ग्रांट देंगे, या अगर शाम में आपका कारोबार था, आपका ठेला था, रेहड़ी थी, आप शाम में चने बेचते थे, चाट बेचते थे, ये बंद हो जाएगा, इसके बदले पर डे 1000 रुपए आपको मिलेंगे। यानी जफर भाई यानी फिर हम ये समझें कि जो हमने लास्ट ईयर, जो अभी रमज़ान गुजरा, मैं उसकी बात नहीं, उससे पहले जो रमज़ान गुजरा, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त जो शुरू की वेव्स थी और उसमें जब पहला लॉकडाउन लगा था, उस वक्त जिस तरह के इदारे मुतहर्रिक हुए थे, जिस तरह के सेंट्रलाइज मैकेनिज्म बनने की सिंध गवर्नमेंट ने बात की, और इदारे जिस तरह हमने एक्टिव देखे मुख्तलिफ इलाकों में, राशन तकसीम आपने बहुत किया और इदारों ने बहुत किया, आपको लगता है इस पॉइंट पर अगर हुकूमत ये स्टेप लेती है कोरोना का फैलाव देखते हुए सेक्टर्स को बंद करना, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, अगर हुकूमत कहते कि लेट्स डू इट, तो आपको लगता है तमाम इदारे इस वक्त इतने वसाइल हैं उनके पास कि वो लोगों के घरों में राशन पहुंचा सकें, लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, किसी का बच्चा भूख से न मरे, ये करने की पोजीशन में क्या सिंध गवर्नमेंट और इदारे हैं? बताइए पिछली बार किसको नहीं, पहले आप मुझे ये बताएं पिछली बार किसको पैसे मिले, या जो पिछली बार मकानों के किराए के लिए मकरूज हुए, जिनके वालिदैन जलील हुए मालिक मकानों से, उनको किसी ने दिया जाके पैसा कि ये लो किराया भर दो?
जफर भाई इसमें कोई शक नहीं है, वो जाहिर है एक बहुत बड़ा शहर है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं, मसला बहुत बड़ा। लेकिन उस वक्त भी इदारे बहुत ज्यादा मुतहरिक हुए, जो मैं समाजी रहनुमाओं की बात कर रहा हूँ, जो मैं समाजी इदारों की बात कर रहा हूँ, मुतहरिक हुए, ज़ाहिर है हर जगह पर नहीं पहुंच पाए, हर घर में नहीं पहुंच पाए, गवर्नमेंट उस तरह से नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूं, क्या किसी भी इदारे का या मेरे इदारे का राशन जो है, उसके बच्चे की स्कूल की वैन की फीस, ओ भाई ये ऑनलाइन क्लासेस में आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से हटा देती है टीचर, वही सबके सामने बोलती है आपके बच्चे की 2 महीने की फीस नहीं है, हम आपको लेफ्ट कर रहे हैं, कल से जूम में नहीं आइएगा। ऐसा ही है। आप क्या बात कर रहे हैं? लोगों के पास पैसे नहीं है, पागल हो गए कारोबारी लोग, बोल रहे आधा कारोबार बिक गया, बाकी कारोबार भी खत्म। उनको रास्ता बताया जाए, जो लोग नौकरी पेशा है उनको रास्ता बताया जाए कि सही है, तुम नहीं निकलोगे शाम 5 बजे के बाद घर से, लेकिन तुम्हारी अगर रात की नौकरी थी, डबल नौकरी कर रहे थे, घर चला रहे थे, जैसे तैसे किराया दे रहे थे। कराची के लोग तो पहले ही पिस चुके हैं, इनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। अगर ये मुझे कल एक साहब किताब देकर गए, कराची का अलमिया, ये रहा, ये देकर गए, मैंने पढ़ी है, भाई कराची के साथ हो क्या रहा है। और जफर भाई ये चीज हम अपने हर प्रोग्राम में हाईलाइट करते हैं कि कराची के जो मसाइल हैं उस पर बात करना, और फिर कराची को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि एक मुआशी हब है, पूरे मुल्क का रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर, लेकिन यहाँ के लोगों के मसले, हम जिस चीज़ को बार बार पॉइंट आउट करें, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपकी नज़र में इस चीज़ का हल है क्या? शहरी अगर बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, या एक जगह पर रश इकट्ठा होता है, तो ये वो बीमारी है जो कि आप खुद कह रहे हैं कि ना तो इंसान की पैदा की हुई है, या ये सोचने का वक्त ही नहीं है कि ये कहाँ से आई है, कहाँ से नहीं है। इस वक्त एहतियात जरूरी है। शहरियों को इस चीज पे कैसे कायल किया जाए कि भैया एहतियात कर लो, ताकि चीजें मामूल पर आ जाए? देखें, ये रखा हुआ मास्क का डब्बा, ये रहा मास्क का पूरा पैकेट। भाई 1 रुपए का मास्क मिल रहा है मार्केट में, 1 रुपए का, जो 15 रुपए का हो गया था। हर बंदा मास्क लगाए, मैं खाली कमरे में बैठा हूं इसलिए मैंने नहीं लगाया हुआ। हर बंदा मास्क लगाए, नहीं तो कुछ भी नहीं करो। आपको जो आदमी सबसे ज्यादा उछलता हुआ बोल रहा हो ना कि कोरोना कुछ नहीं है, उसको कोरोना की कब्रें मत दिखाओ ले जाके कब्रिस्तान में, उसको किसी भी सरकारी अस्पताल के बाहर ले जाओ और बोलो, झूठ बोल दे कि मेरा बेटा या मेरा भाई कोरोना में मुब्तला है, जगह है, अभी सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो भाई, प्राइवेट अस्पताल में भी एक साहब हमारे जानने वाले 4 दिन कोरोना का पेशेंट एडमिट कराया, 3 दिन 16 लाख रुपए बिल बनाए। यानी अगर वो 20 दिन रह लिए तो वो 1.5 करोड़ रुपए बिल देंगे। भाई क्या बातें हो रही है यहाँ, तो माफियाज भी कमाने के चक्कर में लगी है। ये जो हॉस्पिटल्स की बात आप कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर हम लोगों को बोल देंगे काम धंधा नौकरी छोड़ के घर बैठ जाओ, नहीं, इसमें जफर भाई थोड़ी सी मुझे तस्हीह ज़रूर करने दीजिएगा कि जब हुकूमत ये बात करती है कि गैर ज़रूरी तौर पर बाहर नहीं निकलना, तो वो कतन ये नहीं कहती कि अगर मेरी नाइट ड्यूटी है तो मुझे वो मना करेगी, नहीं। अब वो ये ज़रूर कहेगी कि मैं अपने बेगम बच्चों के साथ सीव्यू पर ना जाऊँ, मैं खाने पीने ना जाऊँ, मैं घूमने फिरने ना जाऊँ, वो ये कभी नहीं कहेगी। अगर मेरा कोई काम है, कोई ज़रूरत से मैं बाहर निकल रहा हूँ, अकेला मैं निकल रहा हूँ, मास्क पहन के निकल रहा हूँ, तो हुकूमत मुझे कुछ नहीं कहेगी। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे आपसे ये है, चूँकि ज़रा आप ऑन ग्राउंड होते हैं, आपने बात हॉस्पिटल की, आपने बात प्राइवेट हॉस्पिटल की, आपने बात पैसों की। पिछले 1.5 साल में आपको लगता है कि हुकूमत ने इन्वेस्ट किया है हेल्थ सिस्टम पर, इतना इन्वेस्ट किया है, इतने बेड्स बढ़ाए हैं कि अब जब पेशेंट्स बढ़ते हैं तो हम उनको मैनेज कर पाए? क्या हुकूमत ने इस जिम्न में काम किया है? देखिए, मैं जो पिछले साल कोविड में सूरत हाल थी, उसी सूरत हाल पे है। मैं हर अस्पताल से राब्ते में हूँ, चाहे वो MS अब्बासी शहीद हों, चाहे वो डायरेक्टर जिना अस्पताल सीमी जमाली साहिबा हों, चाहे वो एक्सपो सेंटर को पूरा जो लीड कर रहे हैं ब्रिगेडियर शहजाद साहब हों, चाहे वो कोई भी अस्पताल हो सरकारी जहां लोगों के लिए मुफ्त में इलाज हो रहा है, मैं उन सबसे राब्ते में हूँ। अगर अंदाज़ा था कि इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है तो फिर सब भर क्यों गया है? दूसरी बात, मैं मोहल्ले और गलियों के अस्पतालों में जा रहा हूँ। कल मैं गया था शमसी अस्पताल मलिर, कम्युनिटी अस्पताल है, मैं उनके पास गया, मैं उनके बड़ों से मिला, मैंने कहा सर आपके ऊपर वाली जो जगह है 2nd फ्लोर, उसको खाली करें, बेड हम देते हैं, ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन दिलवाते हैं, आप लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए जगह दें। जिनको कोरोना हो गया है उनके घरों में 2-2 कमरे हैं, अगर एक कमरे में कोरोना का मरीज है बाकी पूरा घर कहाँ जाएगा? या फिर एक मरीज जो है वो 15 मरीज मस्जिद तैयार करेगा? तो बात ये, हम तो ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत हैरत हो रही है कि एक बहुत बड़ा तबका आज की डेट में भी, जब लोग मर भी रहे हैं, जब लोग वेंट पे हैं, उनके प्यारे दुआएं कर रहे हैं, कोई हर तरह के मैसेज चल रहे हैं कि खुदा के वास्ते दुआ करो, मेरा एक भाई मर चुका, मेरे बहनों ही मर चुका, मेरा बाप मर चुका, और अब मेरे घर में दूसरे आदमी को हो गया, वो भी वेंट पे, अल्लाह ताला हमें बचाए, हमारे घर में 3 मौतें हो गई। इस सूरत हाल में भी एक बहुत बड़ा तबका एंजॉय कर रहा है, वो कह रहा है कोरोना है ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूं,
हमारी ये बहस है ही नहीं कि कोरोना 1 नंबर है, कोरोना 2 नंबर है, कोरोना चाइना ने दिया, कोरोना इसराइल ने दिया। मैटर इस वक्त यह है कि एक वबा है, चाहे वो इंसान की बनाई हो, चाहे कुदरती बनाई हो, हमारे मुल्क में लोग उसके अंदर उससे उनको बीमारी हो रही है और इस वक्त मेरे शहर कराची में बहुत स्पीड में फैल रहा है। बिल्कुल एक सच है और जिसको यकीन नहीं आ रहा वो जाके अस्पताल विजिट कर ले। इसमें कितनी मुश्किल बात है भाई। बस यही है ना जफर भाई कि हम बहैसियत शहरी अगर अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी अदा कर लेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि हमें आने वाले वक्त में इस तरह की मुश्किलात के ऐसी सूरत हाल के जिसमें सड़कें सुनसान हों, कारोबारी मराकिज़ बंद हो, रोज़मर्रा की जो आपकी हालात ज़िंदगी है वो मज़ीद मुतासिर हमें देखने को मिलेंगे। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे और हम भी बुनियादों पर यही बात करते हैं कि प्लीज़ आप अपने लिए, अपने प्यारों के लिए जो है ना वो मास्क लगाएं। वैक्सीनेशन का जो है वैक्सीनेशन करवाने जाएं, वैक्सीनेशन सेंटर्स में जाएं। जब मैं वैक्सीनेशन की बात करें तो ज़रा मैं लाहौर का जिक्र कर लूँ, जहाँ पर घर घर वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ हो गया। आपको याद होगा कि हमने कल भी इस पर बात की थी। ये मुहिम किन इलाकों में शुरू की गई है, दानियल उमर अपनी रिपोर्ट में हमें बताएंगे। घर घर वैक्सीन लगाने की मुहिम में क्या टीका वाकई आपको घर पर लगेगा, आइए जानते हैं। ये हैं शाह जमाल के इलाके की तंग गलियां, जहां जिला इंतजामिया की टीमें घर घर जा रही हैं। मगर ये टीमें वैक्सीन नहीं लगाती बल्कि सिर्फ पैगाम पहुंचाती हैं। तो वैक्सीनेशन नहीं हुई मैम, किसी की भी नहीं हुई। ओके, यहाँ पे जो आपके यूनियन काउंसिलर है ना शेख इमरान, उनके दफ्तर में हमारी टीम बैठी हुई है वैक्सीनेशन के लिए। आप अपने घर के जो मेंबर रह गए हैं उनको शनाख्ती कार्ड के साथ वहाँ ले जाएं, आपकी वैक्सीनेशन हो जाएगी। टीमें वैक्सीन से इनकार करने वाले अफराद का डेटा सुपरवाइजर को फराहम करने की पाबंद हैं। विजिट करने के बाद अगर वो लगवा लेते हैं तो ठीक है, अगर वो कहते हैं कि वो बाजार गए हुए हैं तो उनका अपने पास नाम लिख लें और अगले दिन हम फिर विजिट करेंगे। अगर अगले दिन भी आपके कहने पे नहीं जाएंगे तो मैं खुद विजिट करूंगा और इंशाल्लाह ताला उनको वैक्सीनेट कराऊंगा। वैक्सीनेशन के लिए इलाके की मारूफ शख्सियात के दफातर या मार्केट्स में कैंप्स लगाए गए हैं। शहरियों ने मुहिम को अच्छा कदम करार दिया है। हमारे यहाँ आके वैक्सीनेशन लगा रहे हैं तो सबको लगवानी चाहिए ताकि सब सेफ रह सकें। असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम अरबाब के मुताबिक मुहिम का मकसद लोगों के घरों के करीब वैक्सीन की सहूलत फराहम करना है। अगर कोई नहीं जा सकता या किसी के मसला है, कोई भी ट्रांसपोर्ट का मसला है, हेल्थ का मसला है, एज का मसला है, तो उनके घरों में टीम जो है करीबी सेंटर से आ सकेगी। मैक्सिमम 2-3 गलियां छोड़ के एक वैक्सीनेशन सेंटर होगा लोगों के पास। घर घर वैक्सीनेशन मुहिम का पायलट प्रोजेक्ट शादमान, अस्करी 9 और 10 में शुरू किया गया है। 8 अगस्त से पूरे शहर में यूनियन काउंसिल की सतह पर वैक्सीन दस्तयाब होगी। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। दानियल की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अभी एक ब्रेक लेते हैं, बहुत सी खबरें जो आपके साथ शेयर करनी है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। अब जरा खेल के मैदान का रुख करेंगे और जब भी मैं खेल के मैदान की बात करती हूँ तो एक ऐसा खेल जिसके हर कोई शदाई और हर कोई दीवाना मुझे नजर आता है, यानी मैं क्रिकेट की बात करूँ। लेकिन जब शाहीनों को शिकस्त हो जाती है ना तो थोड़ा सा जो है वो आपका दिल जो है उदास भी होता है और थोड़ा सा जो है ना गुस्सा भी आता है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला T20 आज खेला जाएगा। एक नया मैदान है, एक नया इम्तिहान है दोनों टीमों के दरमियान। अब तक 14 मैचेस खेले गए हैं। 11 मैचेस में कामयाबी के साथ पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, लेकिन हालिया फॉर्म को देखते हुए वेस्ट इंडीज़ मुश्किल हरीफ लगती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को T20 सीरीज़ में 4-1 से शिकस्त दी थी। इसकी निस्बत पाकिस्तान दौरा इंग्लैंड के दौरान इंग्लिश टीम से T20 सीरीज़ 2-1 से हारा है। आज के मैच में शाहीनों की अप्रोच क्या होगी और फतह के लिए क्या क्या करना होगा, किस तरह से हिकमत अमली अपनानी होगी, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने। बेग साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आज करना क्या चाहिए। देखिए, मैं इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से हारने के बाद अब चूंकि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप T20 के लिए तैयारी करनी है जो 17 अक्टूबर से मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू होगा, तो समझ लीजिए ये कंप्लीट सीरीज है। 4 सीरीज मैचों की सीरीज रह
गई है, पहले 5 थे। तो पाकिस्तान को एक अपने तो स्ट्रैटेजी अपनी प्लान करना होगी कि क्या करना है। मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का बड़ा वल्नरेबल रहा है इंग्लैंड के खिलाफ भी और उससे पहले भी, तो मिडिल ऑर्डर को बेहतर बनाना है। आया ओपनिंग कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या रिजवान और बाबर आजम ही ओपन करेंगे या शर्जील खान या फ़खर जमान को एज एन ओपनर लाया जाएगा, जो कि स्पेशलिस्ट ओपनर है, और फ़खर जमान को आप मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं। इसका मतलब है आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। आजम खान को आप लेकर गए हैं, कहते हैं बड़े छक्के मारते हैं, वो तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रहे। तो एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा। बॉलिंग हमारी फिर भी बेहतर है, लेकिन असल मसला महक हमारे पास है बैटिंग का। हमें अपनी बैटिंग को बेहतर बनाना होगा, वरना वर्ल्ड कप T20 सर पर है, पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बनता नजर नहीं आ रहा। ठीक, इकबाल साहब, कंडीशंस का कितना रोल है? अगर हम इंग्लिश कंडीशंस और वेस्ट इंडीज की कंडीशंस को का कंपैरिजन करें, कितना इम्पैक्ट है उसका हमारी टीम पर? देखिए शोएब, वेस्ट इंडीज की जो विकेट्स हैं, अगर आप उन विकेट्स को देखें तो अब वो विकेटें नहीं रही जो एक जमाने में तेज विकेटें होती थी। काली आंधी वेस्ट इंडीज की अपने साथ सबको उड़ाकर ले जाया करती थी, लेकिन अब वहाँ की विकेटें जो है वो स्पिन विकेटें हैं। और स्पिन विकेटों पर जिस तरह अभी जो पिछला आखिरी वनडे हुआ, जिस तरह से स्पिनर्स ने डोमिनेट किया, वेस्ट इंडीज के पास 2 अच्छे स्पिनर आ गए। एक तो वॉल्श जूनियर आया उनके पास और दूसरा अकील हुसैन, और उन्होंने T20 सीरीज में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो मेरे ख्याल में वहाँ की विकेट्स जो है वो स्पिनर्स के लिए ज्यादा मददगार साबित होती है। सही। अब एक सब जैसे आप और जिस तरह जी शुएब आप पूछें। नहीं, बस मैं पूछना चाहता था कि मोराल का कितना इम्पैक्ट होगा, बिकॉज वनडे सीरीज T20 सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ जो हम हारे हैं, जिक्र तो आपने किया, लेकिन उसकी वजह से टीम का मोराल, उसका डाउन होना, इसका भी इम्पैक्ट नजर आएगा हमें? बिल्कुल सही कहा शोएब आपने, टीम का मोराल तो डाउन होगा। इंग्लैंड में हम 6 मैचेस खेले जिनमें से सिर्फ 1 मैच जीत पाए, और जब भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बाहर जाती है, चाहे न्यूजीलैंड हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, बड़ी टीमों के खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रहती। लेकिन अब वेस्ट इंडीज में एक डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट ग्राउंड्स हैं, वहाँ पर तो लोगों को आने की इजाज़त भी नहीं है जिस तरह इंग्लैंड में क्राउड मैदान में मौजूद था। तो एक बिल्कुल एटमॉस्फेयर डिफरेंट होगा। लेकिन बिल्कुल महक ने शुरू में जो कहा कि भाई 4-1 वेस्ट इंडीज जीती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज, और ये वेस्ट इंडीज की वही टीम है जिसने 2016 में, आपको याद होगा, कोलकाता में इंग्लैंड को फाइनल में हराकर दूसरी मर्तबा वर्ल्ड कप T20 जीता था। इससे पहले 2012 में ये जीती है। तो वेस्ट इंडीज की टीम एक कॉम्बिनेशन बन गया है। क्रिस गेल, आंद्रे रसल, डिवैन ब्रावो, जितने भी उनके जो फ्रीडल एडवर्ड्स, जेसन होल्डर, सारे उनके प्लेयर्स वापस आ गए, जिसकी वजह से उनका कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त बन रहा है और उनका पूरा फोकस वर्ल्ड कप T20 पर है। ठीक है। अच्छा बेग साहब, एक और चीज, जैसे कि आप कह रहे हैं कि इन कंडीशंस में जो स्पिनर्स हैं वो बड़ा कमाल कर सकते हैं, तो शादाब खान का अगर मैं जिक्र करूं तो मुझे ये बताएं कि शादाब, क्या लगता है कि इस तरह की कंडीशन में आप जरा खुल के खेल पाएंगे? देखिए महक, अब से 4 साल पहले 2017 में यही वेस्ट इंडीज में शादाब खान ने अपना इंटरनेशनल कैरियर शुरू किया था, और 2 T20 मैचेस में वो मैन ऑफ द मैच रहे थे। 4 मैचों में उन्होंने 10 विकेटें हासिल की थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसा लगता है वो अपनी बॉलिंग भूलते जा रहे हैं और वो बैटिंग पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। उनकी बॉलिंग की फॉर्म बिल्कुल खराब है और अब उनके लिए चैलेंजिंग टास्क है। उन्हें वाइस कैप्टन भी बना दिया गया है टीम का। तो जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही इंग्लैंड के दौरे में, वो कतन इत्मीनान बख्श नहीं थी। तो आप देखते हैं कि इस दौरे में शादाब खान के लिए चैलेंज है। देखें, उस्मान कादिर जो है वो इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का, उन्हें खिलाया गया। एक और लेग स्पिनर दादू का जाहिद महमूद है, बहुत अच्छा बॉलर है, उसको आपने टेस्ट में भेज दिया। तो मेरे ख्याल में शादाब खान पर प्रेशर होगा और उन्हें अब परफॉर्म करना होगा। अच्छा, और बेग साहब, जब प्रेशर की बात होती है, जब खेल की बात होती है, तो इसी खेल का एक बड़ा मार्का भी अब सर पे, जिसकी वर्ल्ड कप में जिसकी बात करूं, लेकिन अभी तक हमारी जो टीम है, हमारी कौमी टीम का कॉम्बिनेशन सेट ना होना किस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि हम अभी तैयार नहीं हैं, या अगर तैयारी जल्दबाजी में कर लेते हैं तो फिर बाद में वही होगा जो हमेशा होता है कि एक का इल्ज़ाम दूसरे के सर पे, दूसरे का इल्ज़ाम तीसरे के सर पे। वो ये कहता है कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, वो ये कहता है कि शायद मेरिट पे काम नहीं किया गया। देखिए मैं, हमारा ये वतीरा रहा है कि हम जब कोई चीज़ सर पर आ जाती है तो हम
तैयारियां शुरू कर देते हैं। दुनिया की दीगर टीमों ने अपना कॉम्बिनेशन पहले से बनाना शुरू कर दिया है। अब मिसबाउल हक की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, वेस्ट इंडीज पहुंचकर उन्होंने कहा अभी हमारा मिडिल ऑर्डर सेट नहीं हो पा रहा। तो कब सेट हो पाएगा? 2019 से मिसबाउल हक पाकिस्तानी टीम के हेड कोच हैं, कॉम्बिनेशन बनाना उनका काम है। और मेरे ख्याल में जो मुत्तहिदा अरब अमारात में वर्ल्ड कप है 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक, हमारे ग्रुप में रिवायती हरीफ भारत भी है। और आपको याद होगा 2008 में, अब से 3 बरस कबल, जब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट मुत्तहिदा अरब अमारात में हुआ था तो पाकिस्तानी टीम फाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान फाइनल हुआ था। तो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है कि हम मुत्तहिदा अरब अमारात की विकेटों से हम पूरी तरह हम आशना है, क्योंकि 2009 से वहां हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते चले आए हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि हम कॉम्बिनेशन क्या बनाते हैं, ओपनर्स कौन होते हैं, मिडिल ऑर्डर में क्या होता है, ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और बेग साहब, जैसे आप बात भी करें कि एक पिच पे लंबे अरसे से खेलते आना, जो फिर वो तो पिच आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जानी चाहिए और आपको जो है वो बड़ा उसके साथ खुल के और बड़ा दोस्ताना माहौल में खेलना चाहिए। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे, क्योंकि खेल के मैदान से वो वाहिद खेल है जिसकी हमारी पूरी कौम दीवानी नजर आती है। अब एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। अब जरा बात करेंगे बादलों की, मौसम की बात करते हैं। कराची का सबसे पहले जिक्र करेंगे। कराची में बादल तो आ रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। क्या रोशनियों के शहर में बादलों की झड़ी लगेगी? क्या कोई नया स्पेल आने वाला है? बहुत सारे सवाल है, लेकिन इनका जवाब कौन देगा? जी, इनका जवाब देने के लिए हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज साहब ने। सरफराज साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। हम देख रहे हैं कि कराची में गुज़श्ता कई रोज से मौसम अब्र आलूद है, लेकिन बरसने को तैयार नहीं है। कहीं कहीं हल्की, कहीं तेज बूंदाबांदी हो जाती है, लेकिन खुलकर बरसता नहीं है मौसम। क्या कोई उम्मीद है कि आज या कल बारिश हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, कराची में जो आजकल क्लाउडी वेदर है वो बेसिकली सी ब्रीज, समंदर के ऊपर सी ब्रीज के स्ट्रांग होने की वजह से ये बादल आ रहे हैं। हल्के बादल हैं, एक तरह से उस तरह से बरसने वाले बादल नहीं है ये। इनके नतीजे में ज़्यादा से ज़्यादा वही बूंदाबांदी या किसी वक्त रात में खासकर और सुबह में चांस होता है हल्की बारिश का, तो वो हो रही है। बाकी जो मानसून की असल जो स्पेल होता है वो अभी दूर है। कराची में अगले चंद दिन तक कोई इम्कान नहीं है। उसकी वजह ये है कि मानसून की जो एक मेन रेन बेल्ट होती है, जिसे हम मानसून एक्सिस कहते हैं या ट्रफ, वो नॉर्दर्न एरिया की तरफ उसका रुख है ज़्यादा। वो इंडिया के शुमाली इलाकों से होती हुई बिल्कुल हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रही है और वहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है। सही। और सरफराज साहब, हम देख रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज का जिक्र किया है, तो फिर महक इनसे मैं पूछ लेता हूं। बिल्कुल, मैं यही कहने लगी थी कि शुएब तो फौरन से पूछ लेगा ना कि क्या हालात होंगे। ऐसा ही है सरदार साहब, नॉर्दर्न एरियाज की बात की, लेकिन जरा मुझे पहले सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मुतालिक बताएं, चूँकि अभी इससे पहले हम हेडलाइंस में भी सुन रहे थे कि नाला लई बिफर सकता है यहाँ पर जो बारिश हो रही है। तो आपके पास क्या इससे मुतालिक इत्तलात हैं जुड़वा शहरों से मुतालिक, इस्लामाबाद और रावलपिंडी? जी वहाँ पर देखिए, गुज़श्ता कल भी और गुज़श्ता रात भी खासी तेज़ बारिश हुई है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एरिया से 100 मिलीमीटर और इससे भी ऊपर, मेरे ख्याल में 123 मिलीमीटर सबसे रिकॉर्ड हुई है। और इसी तरह से जो बेल्ट है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल और खत्तापुर और नीचे गुजरांवाला, इस्लामाबाद और सियालकोट, गुजरांवाला और जेलम, फिर नीचे आ जाए लाहौर, फैसलाबाद, इस पूरे रीजन में ये अगले 2 दिन तक है। बड़ा हेवी स्पेल है, ऑन एंड ऑफ। अच्छा, किसी वक्त रुकेगी, लेकिन जी। अच्छा, और सरफराज साहब, जो हेवी स्पेल, जी शुएब, मैं ये पूछने लगी थी हेवी स्पेल के हवाले से। मैं ये सरफराज साहब पूछने वाली थी कि ये जिस स्पेल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि होता ये है कि हर साल पेशगोई की जाती है, इस दफ़ा इस हैवी स्पेल को लेके हम क्या पेशगोई कर सकते हैं कि तुग़यानी ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है पिछले साल की निस्बत या पिछले गुज़श्ता कई सालों की निस्बत? देखिए, मैं आपके सवाल से ही समझ नहीं पाया, लेकिन ये जो हेवी स्पेल है उसके नतीजे में ज़ाहिर है जो बड़े और कंजस्टेड आबादियां हैं, शहर हैं, जैसे रावलपिंडी शहर, इस्लामाबाद में तो इतना पानी नहीं रुकता, लेकिन रावलपिंडी हो गया, इस तरह लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और फैसलाबाद, इन एरियाज़ में जो खासकर लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ बिल्कुल उसमें ज़्यादा बारिश के नतीजे में पानी खड़ा हो सकता है और अर्बन फ्लडिंग का खदशा।
और कराची से मुतालिक क्या पेश गोई है सर? लास्ट ईयर अगस्त की सिचुएशन जो थी, क्या इस दफ़ा भी सिचुएशन वैसी ही हो सकती है? बारिशें उतनी होंगी या बारिशें पहले से भी ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा रही हैं इन कराची? देखिए, लास्ट ईयर तो खैर बहुत गैर मामूली बारिशें हुई थी। उसकी मेन वजह ये थी कि जो कराची के एडजेसेंट अरेबियन सी के ऊपर मामूल से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, यानी 2 से 3 डिग्री मामूल से ज़्यादा टेम्परेचर था। उसके नतीजे में ज़्यादा मॉइस्चर आ रहा था और ज़्यादा बारिश हो रही थी। वैसा बहुत हेवीएस्ट स्पेल तो मुतवक्किल नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी बारिश की उम्मीद है। अभी तो समझ लें महीना 1.5 महीना बाकी है, मिड ऑफ सितंबर तक मानसून के दिन चलते हैं, तो उम्मीद है आगे अच्छी बारिश मिलेगी कराची को देखने में अगस्त में। ठीक है। और सरफराज साहब, मुझे लास्ट में ज़रा पंजाब के मैदानी इलाकों की सूरत हाल से मुतालिक भी मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं, क्योंकि होता यही है कि जब हम देखेंगे जुड़वा शहरों में बादल बरस रहे हैं तो ज़रा पंजाब में भी उसका असर नज़र आता है। तो पंजाब के मैदानी इलाके, उनकी क्या सूरत हाल रहेगी? ये करंट स्पेल चल रहा है, ये अभी नॉर्दर्न एरियाज में यानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी, मलिका, उन सारे एरियाज में, खासकर कश्मीर और केपी के कुछ इलाकों में जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, केपी के बालाकोट और मानसेरा और दूसरे हज़ारा डिवीजन के दूसरे इलाके, उनमें इस वक्त चल रहा है हैवी स्पेल, लेकिन ये फैलते फैलते नीचे आएगा। तो ये मैदानी इलाकों में भी अच्छी बारिश होगी। उसमें आपके फैसलाबाद से नीचे आ जाएँ तो साहिवाल और फिर मुल्तान, भावलपुर, डीजी खान, इन सब एरियाज में अच्छी बारिश होगी, ईस्ट बलूचिस्तान समेत जी। और ये 3 से 4 दिन का स्पेल है, मुसलसल कभी रुक जाएगा कभी चलता रहेगा। ज्यादातर इसके नतीजे में इन सब एरियाज में बारिश होगी। स्वाई सिंध के में इस स्पेल के नतीजे में कोई खास बारिश मुतवक्की नहीं है। अलबत्ता थरपारकर साइड पे कुछ मानसून हवाएं थोड़ी कम शिद्दत की दाखिल होंगी और वहाँ पे बारिश हो सकती है। और इसी तरह से ईस्ट बलूचिस्तान से ऊपर और पूरा जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू। जब बात हो रही है मौसम की और बात हो रही है बारिश की, तो इस्लामाबाद से खबर है हमारे पास, क्लाउड बर्स्ट हुआ है। E11 के करीब ये क्लाउड बर्स्ट से मुतालिक खबरें आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर गाड़ियाँ बह गई हैं। इस वक्त मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सिचुएशन इज़ नॉट एट ऑल अंडर कंट्रोल, सिचुएशन अच्छी नहीं है। बादल खुल के और जम के बरसने की बात तो हम पहले करते। क्लाउड बर्स्ट हुआ है सेक्टर E11 में और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। गाड़ियाँ बह रही हैं, जो सिचुएशन हमने लास्ट ईयर कराची में देखी कि जब पानी को रास्ता नहीं मिला, पानी सड़कों से गुजरता गुजरता समंदर की जानिब गया, तो आज हम ये सिचुएशन इस्लामाबाद में देख रहे हैं कि वहां पर पानी इस तरह से बह रहा है। आबिद ने हमें ज्वाइन किया, हम उनसे बात करेंगे। आबिद, डिटेल्स दीजिएगा इस खबर से मुतालिक। जी बिल्कुल, आज वफाकी दारुल हुकूमत में बहुत ही शदीद रात की जो बारिश हुई है, उसमें अभी तक जो सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है वो यही सेक्टर E11 और इससे मुलिका जो सैदपुर के इलाके हैं, यहाँ पर 123 मिलीमीटर के करीब बारिश रिकॉर्ड की गई है। क्योंकि ये आप जानते हैं कि ये इलाका जो है ये सारा इसके साथ पहाड़ी रेंज मारगला का इलाका लगता है और ढलवान की वजह से जब पानी बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ से बहकर वापस नदी नालों में जाता है तो रास्ते में जितनी उसको गाड़ियां नजर आई वो भी अपने साथ बहा कर ले गया है। तो शहरी इंतजामिया की जानिब से इसको क्लाउड बर्स्ट का इवेंट करार दिया गया है और ये कहा गया कि चंद घंटे लग सकते हैं पानी के इनखला में, इसलिए शहरी कुछ घंटों तक अपने घरों से ना निकलें और मुख्तार रहें। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है एक बार दोबारा जरा नाज़रीन को बताइएगा एग्जैक्टली ये कौन सा सेक्टर है? E11 है और इसके मारगला के आसपास का सारा इलाका बनता है ये? जी बिल्कुल, जो सेक्टर E11 है ये बिल्कुल मारगला के साथ एडजेसेंट है और इसके साथ ही बिल्कुल सैदपुर का इलाका भी है। तो जो सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है वो अभी तक सैदपुर के इलाके में 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि ये साथ ही साथ और पानी का बहाव किस जानिब है? क्योंकि जाहिर है अगर हम E11 की बात करें, E11 में आबादी बहुत ज्यादा है, वहाँ पर हाई राइजेस भी हैं, वहाँ पर घर भी हैं, कमर्शियल प्लाजाज भी हैं, और ये पानी का बहाव किस जानिब है? बिल्कुल, ये जो सेक्टर E11 बना हुआ है ये मारगला के साथ थोड़ी सी ऊंचाई पर है और ये ढलवान की सतह पर बनाया गया है, जिसकी वजह से जो पानी सारा होता है नीचे मरकजी नाले की तरफ बहता है। तो जब पानी वहां से मरकजी नाले की तरफ आया तो अपने साथ जितनी भी गाड़ियां थी, पुल बने हुए थे, रोड थी, उसको इसने डिस्ट्रॉय किया है। और ये सुबह का वाकया है। क्या इस वजह से, क्या इस सिचुएशन की वजह से F11 को तो कोई खतरा नहीं है? क्योंकि E11 के बिल्कुल साथ है F11। इसमें यह है कि जो इलाके ढलवान हैं और जिनके नदी नाले साफ हैं उनमें तो इतनी ज्यादा तबाही नहीं हुई, नुकसान नहीं हुआ। तमाम जिनके नदी नाले बंद हैं उनकी तक सफाई की जा रही है, उनमें ज्यादा
आबिद, क्या यहाँ पर तैयारी नहीं थी? क्या ऐसी उम्मीद नहीं थी? बारिश ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा पानी आ सकता है, सिचुएशन ऐसी हो सकती है, नालों की सफाई होनी चाहिए। हम कराची की बात तो करते हैं कि वहाँ पर नालों की सफाई का काम होना चाहिए, लेकिन क्या इस्लामाबाद की इंतज़ामिया तैयार नहीं थी? एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था? नहीं, एक्सपेक्टेशन तो मौजूद थी। महकमे मौसमियात ने बाकायदा तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया था कि शदीद बारिशें मुतवक्के हैं, खासतौर पे 28 से 30 तारीख के दौरान, इसलिए तमाम इदारे अलर्ट रहे। लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद बहुत बड़ा इलाका है, इसमें जैसे जैसे यहाँ पर सफाई हो रही है तो साथ ही साथ मजीद कचरे की वजह से जो नदी नाले हैं वो दोबारा बंद हो जाते हैं। तो अभी जो शहरी इंतजामिया है उनका कहना है कि नदी नालों की सफाई का काम दोबारा शुरू कर दिया गया है, जिसमें चंद घंटे लग सकते हैं, खास करके वो इलाके जहां पर अभी बारिशें हो रही हैं बहुत ज्यादा और नदी नाले बंद हैं और वहां पर तुगयानी हुई है। ठीक है आबिद, बेहद शुक्रिया। आप नजर रखिएगा, वक्तन फवक्तन आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद की सूरत हाल और जो सूरत हाल हम दिखा रहे हैं आपको, इससे हमें कराची में गुज़श्ता साल जो सूरत हाल थी वो याद आ रही है। अल्लाह करे कि लोग महफूज हों, घरों में रहें। आगे बढ़ते हैं जनाब, आज़ाद कश्मीर से खबर है जहाँ पर शदीद बारिशों से कहोड़ी नाला में शदीद तुगयानी आ गई है। कहोड़ी के मकाम पर निजी सयाहती पार्क सैलाब की नज़र हो गया है। तो बारिशों से कहाँ कहाँ तुगयानी है और कहाँ कहाँ सूरत हाल ख़राब है वो आपको हम बता रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अमीरुद्दीन मुगल ने। अमीरुद्दीन मुगल, बताइएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है यहाँ पर? जी, इस वक्त आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और उसके गिर्द नवाह में शदीद बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और इस वक्त मुजफ्फराबाद शहर की सड़कें जो है वो बिल्कुल दरिया और नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। शदीद बारिश की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी मुअत्तल हो रहा है। तमाम मुजफ्फराबाद नाला में शदीद तुगयानी की वजह से एक पार्क जो है वो मुकम्मल तबाह होकर रह गया, जिसमें कायम रेस्टोरेंट और दीगर इमारत भी जो है वो तबाह हो गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी इत्तलात मिल रही हैं, कुछ सड़कें बंद होने की इत्तला है और इंतजामिया की जानिब से कहा गया कि 30 जुलाई तक शदीद बारिशों का इम्कान है, जिसके दौरान हिदायत की गई है कि मुसाफिर गैर ज़रूरी सफ़र से इजतनाब करें, दरियाओं नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि किसी भी किस्म के नुकसान का खतरा मौजूद है। जी ठीक है, तो ये जो हिदायत है आवाम को चाहिए कि इस पर अमल करें, क्योंकि जो डेट्स दी गई हैं 28, 29, 30 ऑफ जुलाई, तो इसमें अगर आप गैर ज़रूरी सफ़र और बाहर निकलने से इज्तनाब करेंगे तो आपकी सेहत के लिए बेहतर है। उन इलाकों में जहाँ पर शदीद बारिशें हैं या बारिशों के स्पेल के बारे में बताया गया। अमीरुद्दीन मुगल, बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि सूरत हाल क्या है और कितनी ख़राब हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, आज से तकरीबन 150 साल पहले, कितना पीछे ले गई हूँ मैं आपको, लाहौर को पानी फराहम करने वाला स्टीम इंजन बादामी बाग के इलाके में आज भी मौजूद है। ये किस हाल में है और इसे चलाने का तरीका कार क्या था, क्योंकि अब तो ये नहीं चलता होगा, लेकिन पहले किस तरह से चलाया जाता था, आयशा अता हमें अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। 1877 में अंग्रेज दौर का लगाया गया ये स्टीम इंजन, जो माजी में शहर की 35,000 पर मुश्तमिल आबादी को पानी की फ्राहमी का सबसे बड़ा जरिया था। मगरबी तर्ज़े तामीर की झलक लिए लाल पत्थर से तामीर ये बिल्डिंग और इस पर कई फुट की बुलंदी पर तामीर किया चिमनी नुमा मीनार दूर से देखने में भला लगता है, मगर अंदर जाते ही किसी भूत बंगले से कम नहीं। ऑलमोस्ट गुजर गए, तो मशीनरी की भी एक लाइफ होती है और उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। अब उसके बाद ट्यूबवेल्स इंस्टॉलेशन आया है, इलेक्ट्रिसिटी आई है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ी है, तो वो उसको अबेंडन करके ट्यूबवेल से कनेक्ट किया और उसको फिल कर रहे हैं। हुकूमती अदम तवज्जो ने इसे खंडरात में बदल दिया। माजी में दरियाए रावी का पानी इस स्टीम इंजन के कारखाने में जमा हुआ करता था, जबकि कोयले से चलने वाली भट्टियां ज़ेरे जमीन बिछी लाइनों और पंप्स की मदद से अंदरून लाहौर में वाक़े पानी वाला तालाब भर लिया जाता था। रावी करीब थी उस वक्त में, तो कुछ कुएं यहाँ पे बनाए गए जो से आपस में इंटरकनेक्टेड थे।
और उनकी सीपेज के ज़रिए यहाँ पे करीब 3 वेल में पानी आ जाता था और इस इंजन को चलाया जाता था कोयले की मदद से, जो कि स्टीम क्रिएट करने के बाद पानी को पंप करती थी और पानी लाइनों के मदद से पानी वाले तालाब को जाता था। आज पानी तो वही इस्तेमाल होता है, मगर स्टीम इंजन का नहीं बल्कि बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल का। क़याम पाकिस्तान के बाद से बंद होने वाला ये इंजन अब सिर्फ कबूतरों की फड़फड़ाहट से गूंजता है। जंगालूद मशीनरी भी इसके बेकार होने की गवाही दे रही है। सदियों पुराने स्टीम इंजन को अगर म्यूजियम की शक्ल दे दी जाए तो इससे न सिर्फ सियाहत को फरोग मिलेगा बल्कि वासा के मुआशी मसाइल भी हल होंगे। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। अच्छा, हम ज़रा बढ़ते हैं आगे जनाब, और आप जिक्र करेंगे कुछ ऐसी डिफरेंट तकरीब का। शादियाँ, इससे मुतालिक हम जिक्र तो करते आए, बड़ी शाहाना शादियाँ भी आपको हमने दिखाई, लेकिन जिस शादी का तस्करा आज हम करने जा रहे हैं, जो मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये शादी हुई जनाब गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान अशरफ साहब की। और उन्होंने ये सोचा कि स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ दावत वलीमा होना चाहिए। उन्होंने ये सोचा कि कुछ मुख्तलिफ होना चाहिए, कुछ मुनफरद होना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल उन्होंने सेट की कि उन्हें मदऊ किया स्ट्रीट चिल्ड्रंस को, और हम देख रहे हैं कि ख़ुद भी वो जाकर उनकी प्लेट्स में खाना सर्व कर रहे थे। उस्मान अशरफ साहब असिस्टेंट कमिश्नर और उनकी अहलिया डॉक्टर नताशा रिजवान, ये बड़ा खूबसूरत सा पैगाम मैं कहूँगा कि इन तस्वीर से उन्होंने दिया। इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं दोनों, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। उस्मान साहब एंड नताशा साहिबा, आप दोनों को गुड मॉर्निंग कहेंगे, वेलकम टू द शो। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम टीम नया दिन, आपकी शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी, थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। ग्रेट। उस्मान साहब, आप थोड़ा शेयर कीजिएगा कि आइडिया किसका था कि शादी थोड़ी सादगी से हो और दावत वलीमा हो तो वो ऐसे हो, स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ हो? आपका था, वाइफ का था, फैमिली का था, दोस्त का था, किसका मशवरा था? एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि हम एक्चुअली 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। एक अर्बन प्लांटेशन के हवाले से हम काम कर रहे हैं। तो मेरे एक टीचर हैं मजहर हाशमी साहब, ही इज वर्किंग ऑन अर्बन प्लांटेशन विद द नेम ऑफ ग्रीन एक्सप्रेस। एंड सेकंड प्रोजेक्ट इज ईच वन टीच वन फाउंडेशन। दैट ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली वर्किंग फॉर द स्ट्रीट चिल्ड्रन। वो बच्चे जो कि कूड़ा करकट उठाते हैं या आपको ट्रैफिक सिग्नल्स पे मिलते हैं मांगते हुए, तो उन बच्चों के लिए हमारा बेसिकली एक प्री स्कूल है। तो मेरे दोस्त मनान लियाकत साहब उस स्कूल को चलाते हैं। तो हम अपने इवेंट के थ्रू बेसिकली इन 2 प्रोजेक्ट्स की प्रोजेक्शन करना चाह रहे थे। वन इज अर्बन प्लांटेशन एंड सेकंड इज ईच वन टीच वन फाउंडेशन। तो इस प्रोजेक्शन के लिए हमने यही मुनासिब समझा कि ठीक। अच्छा, तो फिर मुझे सर ये बताएंगे, तो ज़ाहिर एक आपने ऐसा कर दिया कि उससे प्रोजेक्शन हुई, थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि इसके अलावा भी तकरीब की थी या कि नहीं? सोच लिया था कि तकरीब और करनी नहीं है, वो जो एक बड़ा लाविश किस्म का वलीमा होता है वो करना ही नहीं है, करना ही इस तरह का वलीमा है कि वो प्रोजेक्शन सिर्फ इस प्रोजेक्ट की हो। जी, उसमें ऐसा है कि हमारे जो बाकी इवेंट्स हैं वो तो बिल्कुल नॉर्मल इवेंट्स थे, लेकिन ये है कि वलीमे का इवेंट क्योंकि नॉर्मली एक बड़ा इवेंट होता है, तो कोविड की सिचुएशन भी ऐसी थी, तो मेरा ख्याल है कोविड एक एडेड फैक्टर था, तो सारा क्रेडिट फिर इसके लिए हमें नहीं जाता। बल्कि ठीक है। डॉक्टर नताशा भी चूंकि साथ मौजूद है, तो जरा उनसे भी गुफ्तगू करते हैं महक, क्योंकि खवातीन को तो होता है ना कि शादियों के जोड़े, और वो यही पूछना चाह रही थी कि जब मेरी शादी थी तो मैंने तो बारात से ज्यादा वलीमे की तैयारी की थी कि मुझे बारात का तो चलो ठीक है ना कि लाल जोड़ा पहना, लेकिन वलीमे का डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो नताशा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमेशा से एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि बारात हो, वलीमा हो या आपकी मेहंदी, उसको इस तरीके से हमने जो है वो मैनेज करना है या हमारे इवेंट्स पे ये चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या ये आपने शुरू से सोचा हुआ था कि वलीमे की तकरीब इतनी सादा और खूबसूरत होगी? बिल्कुल, हर लड़की होती है कि उसका वलीमा जो है वो बहुत ही ग्रैंड हो, लेकिन हमने डिसाइड किया, उस्मान ने सबसे पहले मुझसे आइडिया शेयर किया था, और जब मुझसे शेयर किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वाज लाइक ज़रूर करना चाहिए। आई थिंक अल्लाह ताला हर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं देता कि आप ऐसे लोगों के साथ अपनी लाइफ की हैप्पीनेस शेयर करें। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड एट द सेम टाइम वेरी ब्लेस्ड एंड आपको
बहुत अच्छा लगा मुझे। ये वलीमा बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक था और ये बहुत अच्छा था। ये दूसरे ग्रैंड वलीमे से ज्यादा सेटिस्फाइंग। और बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात जो ग्रैंड वलीमे वाली बात शुएब ये कर रहे हैं ना कि शेयर तो हो जाता है, एक आइडिया कंसीव कर लिया जाता है, एक आइडिया उसको एग्जीक्यूशन की तरफ भी आप लोग कदम बढ़ाते हैं, विच एक जरूर होता है कार च जो कहता है नहीं 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 ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं करना। तो आप लोगों की फैमिली में कैसा कोई था? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली हमारी फैमिली भी बहुत सपोर्टिव थी। उनके साथ जब ये शेयर किया तो उन्होंने कहा नहीं जरूर करना चाहिए और आई थिंक फैमिली का सपोर्टिव होना ज्यादा मैटर करता है। तो उस तरफ से हमें कोई हिंदर, वरना अक्सर ऐसा होता है ना शादियों में देखा जाता है कि या तो कोई फुप्पी नाराज हो जाती है या खाला नाराज होती है। मेरी फुप्पी और खाला प्लीज इसको पर्सनल ना लगे क्योंकि मेरी शादी में कोई नाराज नहीं होता। हाँ जी, वो रिलेटिव्स को तो था कि वलीमा करेंगे और सबको इनवाइट करेंगे, लेकिन जब हमने ये आइडिया उनसे तो रिलेटिव से तो ऑब्वियसली शेयर नहीं किया, अपनी फैमिली से फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर किया, लेकिन सबने बहुत अप्रिशिएट किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो कहते तो नहीं है कि नहीं भाई पार्टी दो हमें, हमारी दी रोटी, वो जो बड़ी बड़ी बात होती है हमारी पोस्ट शादी दावत चल रही है, वो साथ साथ वो भी सीन चल। ठीक, अच्छा उस्मान, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कोविड के हवाले से हम हमेशा से बात करते आते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में इन चीज़ों को मैनेज करना, समाजी फासले का ख्याल रखना, स्ट्रीट चिल्ड्रंस के साथ इस चीज़ को सेलिब्रेट करना, यानी आप अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें, ये यकीनन चैलेंजिंग तो रहा होगा। हेलो जी जी उस्मान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी उस्मान साहब आवाज आ रही है? जी अब आवाज आ रही है आप? जी अब आवाज आ रही है। अच्छा उस्मान साहब, हम जानना ही चाह रहे थे कि कोविड के माहौल में कितना बड़ा चैलेंज रहा आपके लिए। ज़ाहिर है बेशक उस तरह का ग्रैंड इवेंट तो नहीं हो रहा, बट ज़ाहिर एक इवेंट तो है, स्ट्रीट चिल्ड्रंस के साथ तो है, वो एक कांटेक्ट तो हो रहा है, तो ये एक चैलेंज रहा? डेफिनेटली ये एक चैलेंज था, तो इस चैलेंज को कोप अप करने के लिए है कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन और इन चीज़ों को हमने थोड़ा सा इंश्योर किया उस इवेंट पे। अच्छा, आप ज़रा मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पौधे से मुताल्लिक भी बताएं, ये जो पैगाम आपने दिया ना कि ये पौधा लगाना कितना ज़रूरी है। ज़ाहिर है इस पर हम देखते हैं कि हम बतौर रियासत ये काम कर रहे हैं और आपने बतौर शहरी ये काम किया, और जिस तरह आपने एक इवेंट के ज़रिए किया जो ज़्यादा प्रोजेक्शन मिलती है, ये आप चाहते हैं कि पैगाम इसी तरह से तरवीज इसकी होनी चाहिए कि जब भी शादी हो 2-4 पौधे लगाए जाएँ। जी जी, उसमें यह है कि ना सिर्फ 2-4 पौधे लगाए जाएं, बल्कि ये पौधे लगाना एक सस्टेनेबल काम होना चाहिए। उसको लगाने के बाद उसकी केयर का काम, प्रॉपर्ली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। सो पौधा लगाने से ज्यादा उसकी केयर और उसकी मेंटेनेंस है, तो इस हवाले से सोसाइटी को काम करने की मजीद जरूरत है। अच्छा नताशा, जैसे कि आपके हस्बैंड भी कह रहे हैं कि सोसाइटी को मजीद काम करने की जरूरत है, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने अपने वलीमे का इवेंट किया, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि क्या आपकी नज़र में हमारे मुआशरा जो है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इतनी शहाना शादियाँ होती हैं, इतने पैसे खर्च होते हैं, हमारे मुआशरे को अब ज़रूरत है इस तरफ आने की कि नहीं, शादी करनी है, सादगी से करनी है, और ये जो बच्चे हैं ना, इनको भी अपनी खुशियों का हिस्सा बनाना है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारी सोसाइटी में जो है चीज़ की आई थिंक बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग हैं जिनको अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के इवेंट्स में कोई भी इंक्लूड नहीं करता। एंड मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जब हमने इन लोगों को इंक्लूड किया, दे वर मोर देन हैप्पी, और इस चीज़ से जो सेटिस्फेक्शन हमें मिली उसका कोई रिवार्ड नहीं है, कोई चीज़ उसका जो है ना वो कंपैरिजन नहीं कर सकती। तो सोसाइटी में ये चीज़ इम्प्रूव करने की, आप इसको पर्सनली ग्रो भी करते हैं जब आप ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये आपके लिए भी बहुत सेटिस्फाइंग और एक पॉजिटिव चेंज हमने कोशिश किया कि हम अपनी सोसाइटी में एक छोटे से एक्ट के थ्रू अगर हम कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल एक्ट्स मैटर, एक्चुअली ही स्मॉल एक्ट मैटर करते हैं। आप छोटा सा काम करें, आपके एक छोटे काम की वजह से किसी के फेस पे स्माइल आ जाए तो इसका रिवॉर्ड, और ये सबसे बड़ी नेकी है, और इससे ज्यादा तसल्ली की तो कोई बात होती नहीं ना आपकी जिंदगी में, कि अगर आपकी वजह से कोई वाकई हकीकतन चेहरे से मुस्कुराता है, दिल में उसके तसल्ली होती है, या उसको दिली खुशी होती है, तो इसके मैं कहती हूँ इससे बढ़ के तो कोई नेमुल बदल या कोई नेकी हो ही नहीं सकती। अच्छा, मैं एक और चीज नताशा आपसे जानना चाहूंगी कि ये छोटी सी नेकी पे क्या लोगों के ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स थे या नेगेटिव कमेंट्स थे? क्योंकि ये यकीनन सोशल मीडिया पे भी देखा गया होगा, क्या कहना था लोगों का? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव कमेंट्स हमें आए हैं, बहुत इनकरेज किया गया। आई थिंक आने वाले कपल्स को मेरा यही मैसेज है
कि मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी शादी जो है वो ग्रैंड नहीं करें, आप जरूर करें, लेकिन अपना एक इवेंट कुछ ऐसा रखें जो आप ऐसे बच्चों के साथ, ऐसे लोगों के साथ शेयर करें। तो ये गारंटी है कि आपको जो सेटिस्फेक्शन और जो आप एक सेटिस्फेक्शन फील करेंगे वो आपको किसी इवेंट को से नहीं आ सकती। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की हेल्प करने के लिए या ऐसा इवेंट करने के लिए आप बहुत बड़ा एक्ट करें। छोटी छोटी चीज़ों से अपनी डेली लाइफ में ये जो है ना अपनी हैबिट बनाएं कि अपने स्टाफ से, आपके जूनियर्स जो हैं उनसे आप इस तरह के स्मॉल एक्ट करें, तो आई थिंक इम्प्रूव करेगी, ये ज़रूरी है। ठीक है उस्मान साहब, मैं बिल्कुल लास्ट में आपसे भी ऐसा ही कोई कमेंट चाह रही हूँ कि वो तमाम लोग जो कि इस चीज़ से एग्री करते हैं कि नहीं, फंक्शन हमेशा ग्रैंड होना चाहिए ताकि लोगों को बताया जाए कि भाई हमने अपनी बेटी का वलीमा, ये बेटे का वलीमा इस अंदाज में किया, ये बेटी की बारात इस तरह से किया। प्लीज़ उनके लिए कोई छोटा सा मैसेज। जी, एक्चुअली मेरा मैसेज ये है कि देखें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप सोशली लोगों को इंगेज करते हैं, तो आप ज़रूर लोगों को बुलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाएं, लेकिन इस खुशी के मौके के ऊपर इन लोगों को भी याद रखें। सो हम बिल्कुल ग्रैंड मैरिजेस के अगेंस्ट नहीं है। ग्रैंड मैरिजेस अगर आप अफोर्ड करते हैं, आप सोशली कनेक्ट करते हैं, आप ज़रूर करें, लेकिन इसके साथ साथ इन लोगों को भी अपने इवेंट्स में इंक्लूड करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लें। सो अपने बजट में कुछ पोर्शन ज़रूर इन लोगों के लिए भी रखें। और ये मुझे लगता है बच्चों के लिए रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और शुएब, मुझे लगता है कि ये वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। बाकी तो मेहमान सारा साल आपके घर आते हैं ना, ये तो कभी कभी फिर आपके मेहमान बनते हैं, तो इन मेहमानों की खातिरजवाज़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने गुफ्तगू की ना कि जब किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो ज़ाहिर है उससे बड़ी, उससे खूबसूरत, उससे प्यारी बात ही कोई नहीं होती कि आपके एक छोटे से एक्ट से, जैसा नताशा ने कहा ना, स्मॉल एक्ट मैटर्स, एब्सोल्युटली राइट, स्मॉल एक्ट मैटर्स, क्योंकि किसी के चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आप किसी एक एक्ट से आई है, जिस तरह उस्मान साहब खुद हमने देखा कि वो सर्व कर रहे थे, तो ज़ाहिर है वो जो बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट आई उसका नेमल बदल कुछ और हो नहीं सकता। उस्मान साहब एंड डॉक्टर नताशा साथ मौजूद थे, आप दोनों बेहद शुक्रिया आप दोनों का। गुफ्तगू करते हैं हमसे और बड़ी प्यारी गुफ्तगू रही, बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे नाज़रीन, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। हम अक्सर बात करते हैं स्पेशल बच्चों की, उनमें छुपे टैलेंट की, उनको बेहतर ज़िंदगी देने की बात होती है, लेकिन सिर्फ बात होती है, काम शायद बहुत कम होता है। हम बात करते हैं उन्हें मुआशरे का एक ख़ास हिस्सा बनाने की, लेकिन वो ख़ास हिस्सा कैसे बनेंगे? आपकी और मेरी कोशिशों की वजह से। इसीलिए आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसी शख्सियत से जो इन स्पेशल बच्चों की ज़िंदगियों में रंग भरने के लिए कोशिश नज़र आते हैं, जो कि सब काम छोड़ के, सब कामों को साइड पे करके अब उन्हें लगता है कि ज़िंदगी में एक वाहिद मकसद है, वो इन स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल काम करना है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहरोज़, जो कई साल से स्पेशल बच्चों के लिए ना सिर्फ स्पेशल प्ले एरिया बनाते हैं, बल्कि मुख्तलिफ अक़साम के जो हैं आलात बनाकर उनकी ज़िंदगियों को आसान कर देते हैं। शहरोज़ का ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और कहाँ तक अब ये सफ़र पहुँचा और मज़ीद कितना ये सफ़र तय करना बाकी है, ये उन्हीं से जाने के हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आप काम कर रहे हैं ना, ये शायद अल्लाह ताला किसी किसी के नसीब में लिखता है कि किसी किसी को हासिल होता है कि आपने हेल्प करनी है या किसी की ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बनाना। स्पेशल उन बच्चों को जो कि स्पेशल बच्चे हैं, उनके लिए बड़ा स्पेशल काम करना, ये स्पेशल आइडिया आया। देखिए, ये कहानी थोड़ी सी तवील है कि सबसे पहले तो मैं बिलीव करता हूँ कि अल्लाह ताला जिससे चाहे जो काम चाहे वो लेता है। हाँ। तो इसके पीछे भी स्टोरी थोड़ी सी यही है कि मैं 12 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ इस शहर के अंदर, और डिफरेंट NGOs के साथ काम करते हुए, जिसमें कुछ बड़े नाम भी हैं, उनके साथ काम करते 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 ये सफ़र 2016 तक जगह आया। तो 2016 में मुझे कॉल आती है एक स्पेशल स्कूल से। अच्छा। और उन्होंने मुझे बुलाया और दे कॉल्ड मी फॉर एन जॉब। Okay. और उन्होंने कहा कि आपको हमारे पास जॉब करनी है, और जॉब का असल मकसद जो था बेसिकली ये वाले इक्विपमेंट सोर्स करना, क्योंकि ये इक्विपमेंट या तो US से आप इंपोर्ट करते थे या तो आप चाइना से इंपोर्ट करते थे। ठीक है, तो वो इदारा इंपोर्ट नहीं करना चाह रहा था। उन्होंने कहा हम लोकली इसको सोर्स करना चाह रहे हैं। तो उसको कैसे किया जा सकता है? क्योंकि मेरा एक्सपोजर था इस काम से, दूसरे इंटीरियर फील्ड से और मार्केट से बहुत ज़्यादा जो है वो मेरा लगाव था। तो मैंने उनसे कहा चले लेट्स ट्राई, गिव इट अ ट्राई एटलीस्ट, कि कुछ नया करने को मिल रहा है बेसिकली। सो हमेशा किक रहती है कि कुछ नया करना है। तो उनकी टीम के साथ बैठे और उनकी टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्म किया, इन बच्चों को समझने की कोशिश की। सबसे लेकिन ये मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल, चैलेंजिंग है।
इन बच्चों को समझना बहुत मुश्किल था। तो मुझे काफ़ी टाइम तो इस फील्ड को समझने में लगा कि ये स्पेशल होता क्या है, हम इसे स्पेशल कह क्यों रहे हैं। ये फिर उसके अंदर कैटेगरीज बहुत ज़्यादा आ जाती, ऑटिस्टिक आ गया, ADHD आ गया, हाइपर एक्टिव आ गया, बहुत सारी कैटेगरीज मिलने को मिली। तो वो एक थ्योरी साइड हो गई बिल्कुल। अच्छा, मैंने तो थ्योरी साइड पे जाना नहीं था, लेकिन पढ़ना इसलिए ज़रूरी था ताकि समझ तो आए कि करना क्या है बेसिकली। तो उनके साथ मिलते हुए, इन चीज़ों को समझते हुए, इट टुक मी 1 year, 1 साल लगा। जी, 1 साल, जिसके अंदर कुछ बच्चों से मैं क्लोज हुआ, उन बच्चों के साथ मिल के बैठना शुरू किया, उन बच्चों के साथ खेलना शुरू किया, और मैंने अपनी पहली पोइट्री भी लिखी थी उन बच्चों के लिए, जिसका टाइटल था मेरी अपनी एक दुनिया है, तुम सबसे अच्छा हूँ। वाह, क्या बात ये है। वो जो मेरी पोएम थी वो बेसिकली अक्कासी थी उन बच्चों की। तो इस काम को शुरू करने से पहले मैंने वो नज़्म लिखी थी ताकि मुझे समझ में आए बेसिकली कि मैं किन बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ और ये बच्चा मुझसे और बाकी दुनिया से क्या कहना चाहता है। तो जब वो पोएम मैंने दी और कुछ पेरेंट्स को मैंने सुनाई तो वो वाकई उनको लगा कि ये उनका बच्चा उनसे बात कर रहा है। उसके बाद फिर हमने इस काम को शुरू किया कि अब मैं कॉज अफेक्टेड हो गया हूँ, अब ये कॉज मेरे पास आ गया है, तो अब मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। वरना अगर मैं एज अ प्रोफेशन इसको देखता तो शायद मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन आपने ना उस चीज़ को समझा और उस चीज़ को खुद महसूस किया और फिर आप उनकी जुबान बने, उनके अल्फाज बने। आपने उनके पेरेंट्स को बताया कि बच्चा आपसे ये कहना चाहता है, जो कि मुझे लगता है शायद माँ बाप भी कभी कभी नहीं समझ पाते। ऐसा ही होता है। बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे अप्रिशिएट किया कि यार ये वो एक पोएम है कि हम अपने अगर ग्रैंड पेरेंट्स को सुना दें। मुझे अब्रॉड से एक ईमेल आया, उसने कहा कि एक पोएम ने मेरे वालिद को समझा दिया कि मेरे बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है। अच्छा। जो मैं नहीं समझा पाया। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि यार वाकई में आवाज़ बन सका बेसिकली। दैट्स ट्रू। और उसके बाद फिर हमने उस इक्विपमेंट की तरफ तवज्जो। हाँ बिल्कुल, मैं ये चाह रही थी कि ये जो आपने पोएम के बारे में आप बता रहे हैं, अगर आप ये हमें सुनाएं तो शायद हो सकता है कि हम अल्लाह ताला हमें भी समझने की वो दे दे इस्तात। ऐसा होता है कि जो लिखता है वो खुद ब खुद आता है। लोग समझते नहीं है शेरोज़। पूरी तो याद नहीं है मुझे, लेकिन मैं कुछ आपको ज़रूर सुनाऊंगा। उसका टाइटल ये था कि मेरी अपनी एक दुनिया है, तुम सबसे अच्छा हूँ। मेरी दुनिया में ना रीत है ना रिवाज है, मेरी दुनिया में ना हार है ना जीत। मैं अपनी ही दुनिया में मगन रहता हूँ। ए माँ मुझे समझने की कोशिश कर, मैं तुझसे रोज़ कुछ कहता हूँ। इसको आगे कंटिन्यू है, ये बहुत बड़ी, इस वक्त मुझे पूरी याद नहीं है वरना मैं आपको ज़रूर सुनाता, मेरे पेज पे मौजूद है। सो उसके बाद क्या हुआ, वो पेरेंट्स ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि आप कुछ काम करें। अच्छा, जॉब के साथ साथ फिर ये हुआ कि इक्विपमेंट जब बनाना शुरू किए तो लोकली जब उन्होंने मुझे पिक्चर्स दी, गूगल पिक्चर्स, और मैंने उस गूगल पिक्चर्स को रेप्लिकेट करना शुरू किया कि कौन से कारपेंटर इसको बनाएगा, कौन सा सोफ़ा वाला इसको बनाएगा, कौन सा वेल्डर मेरी मदद करेगा, और उन तमाम चीज़ों को मैंने करना शुरू किया। यानी प्रॉपर तरीके से आपने इस पर रिसर्च की, फिर आपने अपना काम स्टार्ट किया। इसकी फाइलें बनाई, इसकी मेजरमेंट ली। कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वहाँ पर, मैं आज भी उनको थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की इस काम के अंदर कि आप इसको ऐसे करना है, आप इसको ऐसे करना है। बहुत सारी चीज़ों को हमने रीडू किया। तो ये सफ़र आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करके बहुत डीपली रिसर्च आपने किया। जिन इक्विपमेंट्स की बात करें, बेसिकली क्या स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स क्या हैं, क्योंकि हमारी आवाम जो है वो यकीनन समझना चाह रही होगी सवाल। अच्छा, पहले तो हम ये समझ लें कि स्पेशल इक्विपमेंट कोई नहीं होता। अच्छा। बेसिकली इन बच्चों को आपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ में लाना होता है। ठीक है। एक्चुअल मकसद तो यही होता है कि एक बच्चा जो नॉर्मल जिंदगी की तरफ नहीं है, वो मेंटली बैकवर्ड है या वो फिजिकली चैलेंज्ड है, आपको उसको नॉर्मल जिंदगी में लाना है, तो आप उसको कैसे लेकर आ सकते हैं। तो वो जो हेल्प करता है इक्विपमेंट, उसे हम स्पेशल इक्विपमेंट कहते हैं। अब वो इक्विपमेंट करता क्या है, वो इक्विपमेंट उनकी वो तमाम एबिलिटीज़ को वापस लाने की कोशिश करता है जो उनके पास नहीं है। बेसिकली अगर वो सीधे वॉक नहीं कर सकते तो हम एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं कि वो उसको पकड़ के वॉक करना शुरू कर दें। अच्छा। अगर वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते तो हम एक ऐसी केज बनाते हैं जिसके साथ रोप्स और बेल्ट की सपोर्ट के साथ हम उन्हें स्ट्रेट खड़ा कर सकें, इंडिपेंडेंट जिंदगी की तरफ लेकर आ सकें। तो बेसिकली आपने करना क्या होता है, आपने नीड आइडेंटिफाई करनी होती है कि ज़रूरत किस चीज़ की है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, कि ये बच्चा जो चल रहा है इसको आप सीधा कैसे कर सकते हैं, इसको आम जबान में अगर आप कहें तो जुगाड़ कैसे कर सकते हैं कि ये सीधा हो जाए बेसिकली। तो उसको प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स के अंदर डालना, दैट्स कॉल्ड स्पेशल इक्विपमेंट। हाँ। अच्छा शिरोव, मुझे बताएं कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है कि वो कहता है कि अच्छा यहाँ से आप एक दूसरे ट्रैक पे शिफ्ट हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में इस हवाले से क्या कोई ऐसा आया मौका कि आपने सोचा कि नहीं, मुझे अब इन बच्चों के लिए कुछ करना है?
अच्छा देखिए, ज़िंदगी वैसे ही रोलर कोस्टर रही है मेरी। हाँ। ठीक है, अब 12 साल की उम्र से काम शुरू किया, 22 साल की उम्र में शादी कर ली, मोहब्बत की, तो ज़िंदगी वैसे ही रोलर कोस्टर। शादी हो गई, बच्चे हो गए, एक बेटी है माशाल्लाह माशाल्लाह। सो क्या वो ज़िंदगी तो वैसे ही रोलर कोस्टर रही है, लेकिन हर वक्त जब भी मैंने इदी साहब के साथ मैंने बहुत काम किया है, 4 साल उनके साथ मैंने काम किया है, लाहौर में मैंने डॉक्टर अमजद साकिब के साथ काम किया है, फिर कराची में डॉक्टर गफ़ार बिल्लू जिनका इदारा की मैं बात कर रहा हूँ उनके साथ मैंने काम किया। तो बेसिकली हर जगह खड़े होकर सवाल एक ही होता था, वाई मी। यहाँ कोई भी हो सकता था, मैं ही क्यों? तो अगर मैं हूँ तो अच्छा, उसके अंदर कोई ना कोई रीजन है कि अल्लाह ताला इतना घुमा फिरा के किसी एक जगह पे आपको ला रहा है, तो उसका मतलब है अब वो आपसे कुछ वापस चाहता है। हाँ, अच्छा शुएब, आप प्लीज मुझे जरा अपना सवाल बताएं। शहरोज से बस मैं जानना ही चाह रहा था कि क्या ये ऐसा भी हो रहा है कि डिफरेंट स्कूल्स में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में ऐसे प्लेइंग एरिया पर ये काम कर रहे हो कि किसी स्पेशल बच्चे को किसी स्पेशल स्कूल में ना जाना पड़े, वो पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी वाला बच्चा जो है एक नॉर्मल स्कूल में जाए, वहीं पर पढ़े, उसके लिए वहीं पर वो फैसिलिटीज़ हों? ऐसा ज़रूर है, क्योंकि अब जो है वो हमारा जो स्कूल सिस्टम है वो इंक्लूजन की तरफ आ रहा है, हम इंक्लूसिव की तरफ जा रहे हैं, जिसमें कुछ बड़े ब्रांड्स ने इनिशिएट भी कर दिया है, कुछ बड़े ब्रांड ने इनिशिएट भी कर दिया है। इनिशियली वो अपने बच्चों के जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ काम शुरू कर रहे हैं ताकि वो दोनों भाई बहन या दोनों भाई एक ही स्कूल में आए, और उसके बाद फिर वो आम पब्लिक के लिए भी उसको ज़रूर खोलेंगे। इंक्लूजन की तरफ काम करना ज़रूरी भी है, क्योंकि इन चीज़ों की सबसे पहले तो देखिए एक्सेप्टेंस है, बिल्कुल, और इंक्लूजन सिर्फ स्कूल्स की हद तक नहीं होना चाहिए, वो आपकी पब्लिक प्लेसेस पे भी होना चाहिए, वो आपके पब्लिक पार्क्स में भी होना चाहिए। मेरा एक हर सेक्टर में होना चाहिए। इत्तेफाक हुआ, मेरा एक जिम खाना के अंदर हम टेंडर दे रहे थे प्ले एरिया का, तो वहाँ पर मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि मतलब सर मैं ये काम तब करूँगा अगर आप मुझे एक स्विंग व्हीलचेयर वाले बच्चे के लिए लगाने के लिए देंगे तो, अदरवाइज हम ये काम नहीं करेंगे। क्योंकि आप देखिए ना, एक घर से नॉर्मल बच्चा आ रहा है तो उसके साथ व्हीलचेयर वाला बच्चा भी तो आ रहा है ना, तो वो क्यों नहीं खेल सकता उन बच्चों के साथ? हम उसे क्यों फील कराएं भाई कि आपके लिए कोई जगह नहीं है? प्ले एरिया के बाहर बैठा हुआ है, बाकी बच्चे प्ले एरिया के अंदर खेल रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट की थी, फिर वो रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट हुई? अनफॉर्चुनेटली वो एक्सेप्ट नहीं हुई, और फिर वो हमने काम नहीं किया। ठीक है, अच्छा नहीं किया, ये बड़ी जबरदस्त बात है, लेकिन हमारे मुआशरे का जो अलमिया जिसका आपने जिक्र किया ना, इस पे बात होना जरूरी है, क्योंकि हम कबूल नहीं करते हैं ऐसी चीज़ों को, या हम चाहते नहीं हैं कबूल करना, लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगियों को इन कामों में वक्फ कर दें, या हम रोज़ाना की बुनियाद पे छोटी छोटी ऐसी नेकियां कर लें कि शायद कोई हमसे खुश हो जाए, जिस तरह से शहरोज कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो वक्फ की। एक बात मुझे कहने की इजाज़त दीजिए महक, कि मामला यहाँ पर आकर रुक जाता है कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि जो पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी है उसको फैसिलिटेट करना या उसको सिखाना है, ज़रूर दुरुस्त बात करना है, उससे भी पहले उससे भी ज़्यादा ज़रूरी अपने आप को समझाना, अपने आप को बताना, अपने आप को इस तरफ लेकर आना है कि हमने पहले समझना है कि हमने किस तरह से सपोर्ट करना है। हम खुद नहीं समझते, यहाँ पर हम गलती करते हैं। थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे बात कर रहे थे। हम बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और ज़रा गाड़ियों की बात कर लेते हैं। वो आपने देखा होगा ना, अक्सर टीवी पे आता है, क्या आपकी गाड़ी पुराने मॉडल की है, क्या आप अपनी गाड़ी अपग्रेड कराना चाहते हैं? तो जनाब हम भी यही बात करें, घबराना आपने बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, जरा सा भी नहीं घबराना। वैसे हम कहते हैं कि अब थोड़ा सा घबराने की इजाजत हो जाए, लेकिन इस मामले पे वो इजाजत भी नहीं है। अब पाकिस्तान ने बिल्कुल नहीं महक, कुछ लोग बहुत घबराते हैं, वो कहते हैं भाई गाड़ी पे तो बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं करनी, कोई स्क्रैच नहीं, कोई मतलब उस पे आंच भी नहीं आनी चाहिए। तो ये जो गाड़ी खोल खाल के आप दिखा रही हैं, जो है ना, ये मेरी बातें करेंगे। मैं कहती हूँ गाड़ी पे एक बिल्कुल स्क्रैच भी नहीं आना चाहिए मेरी गाड़ी में। वो होता है ना, गाड़ी से आपको मोहब्बत इतनी हो जाती है, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि जनाब उनके लिए काम हो जाए आसान, तो अब बिल्कुल आसान है ये काम। मुख्तलिफ वर्कशॉप्स जो हैं गाड़ी को इंतहाई कम कीमत और आसानी से अपग्रेड कर देती हैं। आज हमने राबता किया है लाहौर की ऐसी वर्कशॉप से जहां छोटी से छोटी गाड़ी जो कि मेरे पास है, बड़ी से बड़ी गाड़ी जो कि शुएब के पास है, आसानी अपग्रेड कर दी जाती है। ये सब कैसे होता है, कोई भी शख्स इन तक कैसे पहुंच सकता है, रसाई कैसे मुमकिन है, इसी पर बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन कर लिया गया है ताकि हम इजीली जान सके नवीद रजा साहब ने। नवीद साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। ये काम आप लोग कर कैसे लेते हैं? क्योंकि जैसे शुएब ने कहा ना कि लोगों को बड़ा होता है, इनसिक्योर हो जाते हैं लोग कि हमारी गाड़ी को कोई स्क्रैच भी ना आए, कोई खुले भी ना हमारी गाड़ी कहीं से, लेकिन गाड़ियों की अपग्रेडेशन ये मुमकिन कैसे है और इसको आसान आप लोगों ने कैसे बनाया है? जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस पे प्रोग्राम कर रही हैं। और ये गाड़ियाँ जो है तो हम लोग तकरीबन से हम लोग तैयार कर रहे हैं। अच्छा। जो कि गाड़ियाँ मॉडिफिकेशन हो रही हैं पाकिस्तान में,
तो अभी क्योंकि गाड़ियाँ बहुत महंगी हो गई हैं तो लोगों को शौक़ भी है पाकिस्तान में गाड़ियाँ अच्छी रखने का, तैयार करने का। तो अभी हमने मेरे पीछे खड़ी है गाड़ी सिग्नस 2003 मॉडल, जिसको हमने न्यू लेक्सस स्टाइल में कन्वर्ट किया है और ये पाकिस्तान में पहली गाड़ी है जिसको हमने लोकल मेड में तैयार किया है। आप कह रहे हैं 2003 मॉडल की गाड़ी है? जी, ये 2003 मॉडल सिग्नस है। जिसको न्यू लेक्सिस में जो अभी न्यू वर्जन है, न्यू जापान से भी लॉन्च हुई है, लग रहा है कि 2021 की नई चमचमाती गाड़ी है, 2003 की गाड़ी लेकिन लग बिल्कुल नहीं रही है। तो मुझे बताएं कि ये 2003 का मॉडल, उसकी प्राइस क्या थी और अब मॉडिफिकेशन के बाद कितना खर्चा और अब इसकी प्राइस क्या है? देखें, इसकी जो है तो राउंड अबाउट 70-80 लाख के करीब इसकी जो प्राइस है। हाँ। और अगर आप लेक्सिस पे जाएं तो ये 5.5-6 करोड़ रुपए की गाड़ी है। तो इस पे तकरीबन चंद लाख रुपए लगा के कुछ 13-14 लाख रुपए इस पे हमारा खर्चा आया है। अच्छा। जो हमारी अपनी कॉस्ट है। तो उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है न्यू लेक्सिस स्टाइल में और अब माशाल्लाह बहुत सारे लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, हमारे पास आते हैं। और भी हम बहुत सारी गाड़ियाँ अपग्रेड करते हैं, जैसे कि प्राडो 2000 से ऊपर जितने भी मॉडल हैं पाकिस्तान में वो हमने सारी कन्वर्ट की। उसके बाद FJ100 है जो कि 2000 मॉडल है, लैंड क्रूज़र, उसको अपग्रेड किया 2020 मॉडल में। तो ये हमारी जो है तो अभी न्यू गाड़ी जो हमने फेस अपलिफ्ट की है ये लेक्सिस की है। अभी तक पाकिस्तान में इसको लेक्सिस को अपग्रेड करने वाला कोई भी नहीं है। ज़्यादा काम हो रहा है नवीद साहब, तो जो पराडो 2000 से अब जो इसका जो भी मॉडल है, तो इस वक्त जो पराडो 2000, 2001, 2002 मॉडल की मुझे कीमत बताइएगा और फिर बताएंगे उस पर कितने लाख रुपए लगा के उसे अपग्रेड किया जाता है कि उसकी फिर मार्केट प्राइस जो है सवाल करते हैं फिर लोग के यार कितने की गाड़ी है, तो बहुत ज़बरदस्त गाड़ी हो गई। जी, जब सबसे पहली गाड़ी हमने अपग्रेड की पराडो 2001 मॉडल था वो, और उस वक्त उसकी प्राइस जो है वो 38 लाख रुपया थी। तो जब हमने इसको अपग्रेड किया तो अभी ये 70 लाख में भी गाड़ी, लाहौर में तो शॉर्ट है, तो बाकी शहरों का तो मुझे आइडिया नहीं है, लाहौर में तो ये गाड़ी मिलती नहीं है अब। लेकिन आप तो बना देते हैं ना। कितने पैसे लगे थे इसके ऊपर? ये इस पे हम लोग 3.5 लाख रुपया इसकी कॉस्ट आती है अपग्रेड करने के लिए इसको, जिसमें इसकी फ्रंट शो भी चेंज हो जाती है, बैक से भी। 38 लाख की गाड़ी, 38 लाख की गाड़ी में सिर्फ आपने 3 लाख रुपए लगाए और वो गाड़ी की कीमत हो गई है 70 लाख, बल्कि 70 में भी नहीं मिल रही। जी अच्छा जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अमेजिंग। अच्छा नवीद साहब, मैं पूछना चाह रही थी, छोटी गाड़ी में भी ऐसे ही काम चल रहा है। मैं ये छोटी गाड़ी का सबसे ज्यादा पूछना चाह रही थी कि ये उसका क्या करते हैं आप? ये महक ने गाड़ी अपग्रेड करा लेनी आज, मैं बता रहा हूँ आपको। कि अगर फर्ज कर लें 2012 का मॉडल है मेरे पास, वैसे है नहीं लेकिन मैं फर्ज करवा रही हूँ आपको, और उसको मैं 2019 या 20 में तब्दील करवाना चाह रही हूँ, तो कितने पैसे लगेंगे और क्या ये आसानी से हो जाएगा? जी, वो गाड़ी की पोजीशन के हिसाब से होता है। अब देखें, अब मेहरान है, उसको आप कन्वर्ट करवाएंगे तो उसकी एक अलग से प्राइस होगी। आप करोला में आ जाएं, सिविक में आ जाएं, तो हर गाड़ी की अपनी अपनी एक प्राइस है, उसके हिसाब से जो है तो पार्ट्स आते हैं। तो बेसिकली हम लोग उन्हीं गाड़ियों को कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि क्या मेहरान को हम करोला बना सकते हैं? जी, बनाने वाले तो बहुत कुछ बना लेते हैं। अभी हमारे पास एक गाड़ी आई हुई थी तो वो FX थी, उसको वो कह रहे थे बना दें, कुछ भी बना दें। तो बनने को बहुत कुछ बन सकता है पाकिस्तान में, आपको पता है बहुत सारा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा। उस पर हमने कहा करोला तो नहीं बन सकती, लेकिन उस पर हम मॉडिफिकेशन करके उसको स्पोर्ट्स लुक में लेके आ सकते हैं। अच्छा, ये ना वैसे नवीद साहब, ये आपने बड़ा ऐसे काम कर लिया, वो हम जाते हैं दर्जी के पास पुराना लहंगा लेके या कुछ भी लेके कि भाई इसको कुछ भी कर दो लेकिन इसको कुछ नया सा बना दो, तो ये आपने इतना आसान कर दिया है। ये आसानी जो है आपके वर्कशॉप के अलावा हमें लाहौर की बाकी वर्कशॉप्स में भी मिलेगी, या फिर ये आप ही मखसूस काम कर रहे हैं? और जो आप बता रहे हैं कि आप इतने सालों से कर रहे हैं, तब तो लोगों को आपकी दुकान का नाम भी याद हो गया होगा। जी बिल्कुल, और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारी एक टीम है, हम 4 दोस्त हैं जो कि जब हम लोग पढ़ते थे तो तभी से हमने ये चारों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया। अच्छा। तो अभी हमारी इतनी वर्किंग है कि जब गाड़ी जापान से लॉन्च होती है तो हम उसको देखते रहते हैं, उस पर वर्किंग करते रहते हैं कि अब ये गाड़ी लॉन्च हो गई है तो इस पर हमने पुराने मॉडल को किस तरह इस पर सेट करना है। अच्छा। तो फिर उस पर हम लोग वर्किंग करते हैं तभी से जब गाड़ी लॉन्च होती है जापान से।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने बहुत सारी गाड़ियाँ अपग्रेड कर दी हैं। टीम भी हमारे पास एक अच्छी टीम है, प्रोफेशनल टीम है जो कि पेंट की क्वालिटी को मद्देनज़र रखती है और इस पर जो ऑल्ट्रेशन होती है उस पर जो है तो हमारी पूरी वर्किंग होती है। इवन कि हम लोग जब ये गाड़ी हमने तैयार की तो हम लोग 1 महीना अपने घर ही नहीं गए, वर्कशॉप में ही सोते थे और यहीं से फिर दोबारा सुबह उठे, 2 घंटे की नींद की, उठे और फिर जो है तो इस पे स्टार्ट हो गई, क्योंकि ये गाड़ी पहले कभी पाकिस्तान में नहीं हुई, ये फर्स्ट गाड़ी थी, तो इस पे हमारे लिए बहुत मेहनत थी। तो बाद में बहुत सारे लोग करते हैं गाड़ियाँ। और नवीद साहब, ये जो आपकी मेहनत है ना, ये नजर भी आ रही है कि आप लोगों ने जिस तरह से मेहनत की है कि भाई पूरी रात जागना, घर ना जाना, यहीं पर रहना, सोना, काम करना, और फिर अगर कोई शख्स चाहता है कि उसकी गाड़ी जो है 2018 की गाड़ी जो वो 2021 में बदल जाए, तो नवीद साहब से ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि लड़कियाँ अमूमन जाती हैं दर्जियों के पास कपड़े लेके पुराने, अब मर्द हजरात जाएंगे पुरानी गाड़ियाँ लेके। बेहद शुक्रिया नवीद साहब, आप हमसे बात कर रहे थे। और जो शख्स जो है जिस तरह से अपनी गाड़ी की हिफाजत करता है, क्योंकि गाड़ियों से हमेशा प्यार बहुत होता है, जैसे कि हमें अपनी गाड़ी से प्यार है, इस तरह से आपको भी अपनी गाड़ी से प्यार होगा। तो गाड़ी को साफ सुथरा रखें और अगर साफ सुथरी है तो वर्कशॉप पे ले जाएं। हमें क्या करना है, हमें अपने प्रोग्राम को करना है इख्तिताम, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। कल आपसे दोबारा से मुलाकात करेंगे, बहुत सी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।